kind of it's this is also a very analytical subject. You have to go a little bit beyond what is mentioned in the book. History maybe this was the toughest for me. So history में I used the old NCERTs. सभी बोलते हैं multi-dimensional from different, but मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पहले political लिखूंगा फिर economic लिखूंगा social. I used to make subheadings. तो मैंने IIT खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन करी है एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2020. उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड आई जॉइंड जॉब एज एन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ कंपनी कॉल्ड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स. एंड उसके साथ फिर मैंने प्रिपेयर किया. फिर अब 2021 में मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया एंड उसमें मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ. एंड उसके बाद मैंने जो सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा 2022 का, उससे 2 मंथ्स पहले मैंने एक लॉन्ग लीव ले ली विदाउट पे एंड उसके बाद मैंने प्री फिर मेंस और फिर इंटरव्यू निकाल के ये रैंक आ गई. सेकेंड अटैम्प्ट था मेरा. तो ये थी मेरी जर्नी. एंड आप में से आर देयर एनी पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल? ओके ग्रेट. एंड आर एनी ऑफ यू प्लानिंग टू जॉइन और समथिंग? क्योंकि आजकल बहुत प्लान बी का वो आया हुआ है, राइट? तो इज देयर एनीबडी लाइक दैट हियर? ओके ओके ठीक है. तो आई वुड प्रॉब्ली लीव द रूम ओपन टू यू कि आप मेरे को बताओ कि हाउ शुड आई गो अबाउट टेकिंग द सेशन. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वांट मी टू टेल यू. यू कैन मे बी टेल मी. मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर हम वी कैन गो ओवर इट वन बाय वन. How did you balance the both? What were the timings in your job? Okay. And how did you balance them both? Especially like how do you switch off after the work? In the morning it's still easy. I did not know my handwriting was that bad. But yeah. Anything else? मैंने कभी आया नहीं बीच में कि जॉब छोड़ दो फुल टाइम. हाँ, जॉब छोड़ना. Team is quite a lot. It's very dynamic. How do you generate a book list for that? Okay. हेलो सर. जैसे नेगेटिविटी आती है, जैसे ऑफिस में कुछ डेडलाइंस हमारे पास आती हैं, तो उसको कैसे टैकल, मतलब वो हमारा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी प्रिपरेशन में, तो उसको कैसे टैकल करना? राइट. सो ऑफिस प्रेशर लिख देते हैं. तो हाँ, तो वो हम टाइमिंग्स में डिस्कस कर लेंगे. 5 आवर जो भी है. एनीथिंग एल्स? Not just related to work and all. You can also ask. We have questions online also, लेकिन पहले offline वाले देख लेते हैं. ठीक है. Okay. So optional selection. Notes, right? Current affairs, free. टेन करते हैं पहले, फिर उसको आंसर करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं. ओके. Lack of mentors, how to. People watching us online, most of your questions have been written here, so फिर अगले 10 में आएंगे. Okay. So first we'll take up the work wala questions, right? So firstly, when you, so you're working, right? Are you working from home or you go to office? So I work currently IT. Hybrid model. Okay. I have to work from. So I would say one major advantage that I had was that I was working from home because that was the COVID period. But अगर नहीं भी हो वो, तब भी हम उसको थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर सकते हैं कि हमारा हो जाए. तो द बेस्ट पार्ट अबाउट गोइंग टू ऑफिस इज कि एक रूटीन बन जाता है. द बेस्ट पार्ट अबाउट वर्किंग फ्रॉम होम इज की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. तो दोनों सही रहते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट टाइमिंग्स,
तो मेरा ये रहता था टाइमिंग्स, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स में टाइमिंग्स कुछ नहीं होती, दे कैन कॉल यू एट एनी टाइम ऑफ द डे। तो मेरा ये रहता था बीच में कुछ भी टाइम मिले, 30 मिनट्स मिल जाए, 40 मिनट्स मिल जाए, आई यूज टू स्टडी। तो मैं ऐसे ही करता था कि अभी कोई मीटिंग नहीं है, अभी मैंने थोड़ा सा काम किया है, उसके बाद मैंने 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, नहीं तो आधा घंटा कुछ और पढ़ लिया। तो दैट वाज हाउ आई डिड। एंड स्पेशली आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज आई जॉइंड अ टेस्ट सीरीज एंड एवरी वीकेंड आई यूज्ड टू गिव अ टेस्ट, मतलब हर सैटरडे को। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर वर्किंग पीपल, ये कोई भी कर सकता है कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी और प्रीलिम्स की, क्योंकि मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी एंड आई यूज्ड टू गिव 1 टेस्ट एवरी वीकेंड, मतलब एवरी संडे। एंड मेरा ये प्लान होता था कि मैं उस पूरे वीक उस टेस्ट के सिलेबस की तैयारी करूँगा। तो सपोज मैंने पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लिखना है संडे को, तो उस पूरे वीक जितना पॉलिटी में ख़त्म कर सकता हूँ उतना मैं करता था। एंड वीक लास्ट डे ऑफ द वीक में मेरा वो देख भी लेता था कि हाउ वेल आई हैव स्टडीड माय पॉलिटी, और तो उससे मैं कर देता था। एंड जो उसका एनालिसिस होता है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्ट, राइट। तो संडे तो तुम्हारे पास खाली है, तो आइदर डू द एनालिसिस ऑन दैट डे, और वीक में थोड़ा थोड़ा 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन रोज करोगे, तो 7 डेज में तुम्हारे 100 क्वेश्चन सारे एनालाइज भी हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ आई डिड। एंड जो उसके सो वट एवर क्वेश्चन आई गॉट रॉन्ग in the test series, I used to maintain a separate notebook for it, ऐसे टाइप्स का। उसमें मैं आई यूज्ड टू राइट लाइक 1 2 3 जो भी मेरे रॉन्ग हुए या जो भी मेरे राइट हुए वो भी, बट समथिंग दैट आई माइट फॉरगेट और समथिंग दैट। तो अगर वो बुक में नहीं है तो आई यूज्ड टू डायरेक्टली राइट इट इन माय नोट्स, अगर वो बुक में है तो आई यूज्ड टू जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट देयर इटसेल्फ। तो एंड एग्जाम से पहले दिस इज वेरी गुड टू रिवाइज वट एवर थिंग्स यू डोंट नो एंड ऑल, राइट। So this is how I used to do for prelims preparation particularly. बाकी मैं ऑप्शनल वाज मैथमेटिक्स एंड उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली ऑफिस के साथ करना थोड़ा टफ हो जाता है मैथ्स को। तो मेरा ऐसे ही होता था कि किसी दिन मेरा सिर्फ मैथ्स होता था ऑफिस के साथ, किसी दिन मैं प्री करता था, किसी दिन ऐसे ही रहता था कि देयर वाज नो फिक्स्ड कि मैंने आज ये करना है वो ये करना है। तो ऑफिस में जाके प्रॉब्लम रहती है अबाउट टारगेट्स। You cannot set targets during when you are working, because you never know कि कितना टाइम कब लगेगा, तो कब मीटिंग आ जाए, कब ज़्यादा डेडलाइंस पास हो। इनफैक्ट जब मेरा फर्स्ट प्री क्लियर नहीं हुआ उससे लाइक 1-2 हफ्ते पहले एक बहुत मेजर डेडलाइन थी, तो आई कुड नॉट स्टडी एट ऑल ड्यूरिंग लाइक 1 or 2 months बिफोर माई वर्क। एंड मेरे को तो ये लगता है कि जो मैंने अपने प्री से एक या 2 महीने पहले जॉब सबैटिकल लिया था, लॉन्ग लीव ली थी, दैट ग्रेटली हेल्प मी। तो आई वुड से टू ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो कि अगर पॉसिबल है, इफ द सर्कमस्टेंसेज अलाउ एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि निकल सकता है, तो देर इज नो हार्म इन प्रोबेबली आस्किंग फॉर अ सबैटिकल और फॉर एटलीस्ट अ मंथ और 2 बिफोर द प्रीलिम्स। एंड अगर प्री निकल जाए देन यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू लीव योर जॉब फॉर मेंस प्रिपरेशन और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू सबैटिकल और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू योर वर्क ओनली। तो एंड जो ये बैलेंस का है, बैलेंस ऐसे ही होता था कि सम डेज मैं मैथ्स करता था, सम डेज मैं जीएस करता था, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है कि दोनों हो पाए। बहुत देयर वर लॉट ऑफ डेज व्हेन आई कुड नॉट इवन रीड द न्यूज़पेपर। So I think that all this is natural and you should not be too harsh on yourself while you're working कि मेरे ये टारगेट्स हैं, मैं आज ये खत्म करना है, आज पॉलिटी खत्म करना है, आज ये करना है। कीप इट लिटिल लाइटर। एंड मैंने ऐसे किया था, वीकेंड टेस्ट उसका सिलेबस वीक में पढ़ लिया एंड वीकेंड पे तो उससे धीरे धीरे करके सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। देयर इज अ लॉन्ग टाइम, इस साल के प्रीलिम्स और नेक्स्ट टाइम के प्रीलिम्स के बीच में देयर इज अ लॉन्ग टाइम। इफ यू टेक अप सम सब्जेक्ट्स लाइक दिस, लाइक मे बी इस वीक पॉलिटी कर लिया, नेक्स्ट वीक ज्योग्राफी, तो हो जाएगा इन जनरल कंप्लीट इवन व्हेन यू आर वर्किंग। So this is what I would say for timings and balance. Anybody has any other questions with respect to this? How did you spend that 5 hours? Okay, so ये जो 5 hours is a large estimate, I think इतना नहीं हो पाता था while working obviously। तो उसमें से I would say कि probably on good days I was able to study for 4 hours or something, and it was either completely math or it was a mix of current affairs like newspapers and GS, whatever test was coming up uska। So that was my 5 hours generally। and जब job मैंने sabbatical लिया था 2 months before प्रीलिम्स, उसके बाद तो it went on to like 9 or 10 hours। So did you target like morning slot or evening
thought like that? Like after job is over, you study more. नो बिकॉज माई जॉब वॉज फ्लेक्सिबल. रात को 8-9 बजे भी मीटिंग्स होती थी, तो जब भी टाइम मिले पढ़ लो. आई यूज टू टाइम इट यूजिंग एन ऐप कॉल्ड फॉरेस्ट. इफ यू हैव सीन दैट ऐप. तो उस ऐप में यू कैन जस्ट पुट अ स्टॉप वॉच कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग एंड व्हेन यू हैव एंडेड योर स्टडिंग, एंड यू कैन ऑल्सो राइट व्हाट सब्जेक्ट यू हैव डन. तो आई यूज टू डू दैट, एंड जितना होता था एंड लास्ट डे एट द एंड ऑफ द डे पता चल जाता था तुमने कितना किया है. तो ये जो टारगेट होता था 5 आवर्स 6 आवर्स वाला, उससे तो एंग्जाइटी होती थी कि आई वॉज नॉट एबल टू कम्प्लीट. तो मैं 0 से स्टार्ट करता था एंड देखता था कि कितना हो पाया मुझसे, rather than going backward. टेस्ट सीरीज मैंने विजन आई है इसका. टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स के लिए ओनली उस टाइम पे. हाँ जी. हाँ, अक्टूबर में प्रीलिम्स नहीं निकला था. आई मीन रिजल्ट नवंबर में आया था शायद, तो मैंने नवंबर में ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि उसमें आई थिंक 30 टेस्ट थे, आउट ऑफ विच अराउंड 20 वर सेक्शनल टेस्ट्स. मतलब 2 पॉलिटी के, फिर 2 ज्योग्राफी के, ऐसे तो उनसे हेल्प हुई थी. उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप. हाँ, उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ किया. सर आपने 4 घंटे पढ़ा, हम 7 घंटे भी पढ़ गए. हमारा सर ऐसा लगता है वही नहीं कुछ सेटिस्फाई तो उसी से आता था कि टेस्ट में ढंग के मार्क्स आ गए तो आई वॉज सेटिस्फाइड. टेस्ट में ढंग के मार्क्स नहीं आए तो मतलब कीप टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर ओन प्रिपरेशन, कि मार्क्स वगैरह देख के. क्या होता है ना, ये जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं कोचिंग टेस्ट सीरीज के, उनमें वो जनरली बुक बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, और उसमें से ही जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं. While they are not imitating the pattern of the final UPSC, but they do help you at least master your basic books, right? तो so it is expected कि if you are giving 2 sectional tests, आपको पता चल जाएगा कि ये टेस्ट में बुक से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है. अगर बुक से आ रहा है तो मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लाइक इट शुड बी अबव 120 और समथिंग, ऐसा टारगेट होता था मेरा, क्योंकि ये तो सब बुक से आया है. बुक तो मेरे को परफेक्टली आनी चाहिए, राइट? तो मेरा ऐसे ही टारगेट होता था. और अगर बुरे मार्क्स आए हैं, रैंक पता चलती है, परसेंटाइल पता चलता है, अगर वो भी नहीं पता चलता कोई बात नहीं, बट खुद से भी पता चलता है ना कि मैंने कैसे परफॉर्म किया है. उसी से टेक फीडबैक एंड ट्यून योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली, मेरे हिसाब से. हाउ यू वाज एंश्योरिंग दैट कि मेंस की तैयारी सही है, कि प्रीलिम्स की तैयारी. यार मेरे पास टाइम नहीं था मेंस के लिए कुछ करने का उस टाइम. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन और मेंस की प्रिपरेशन तो साथ साथ ही होती है. जैसे कोई प्रीलिम्स की हिस्ट्री की बुक है, वो आई मीन जो भी हम बुक लिस्ट है मेरी, दैट इज़ फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. देयर आर सम टॉपिक्स दैट आर एडिशनल टू प्रीलिम्स, सॉरी एडिशनल इन मेंस, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया. वो आई डिडंट नॉट यूज टू स्टडी एट दैट टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था. फिर भी जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको मेंस के लिए नोट्स तो बनाने पड़ेंगे. यार नोट्स तो मैं इतने नहीं बनाता था, मैं बुक में ही हाईलाइट कर लेता था, एंड व्हेन आई वाज रिवाइजिंग वही हाईलाइटेड पार्ट्स पढ़ लेता था मैं. एंड ये सब इसलिए वो करना पड़ा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. अगर तुम्हें 4 घंटे में करना है तो ये सब करना पड़ेगा, राइट? इवन इफ इट्स एट अ कॉस्ट ऑफ लूजिंग आउट ऑन आंसर राइटिंग और समथिंग. बट अगर टाइम है तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़े बहुत आंसर राइटिंग कर लो, 1-2 क्वेश्चन PYQs उठा के आंसर राइटिंग देख लो, दिन की 2 क्वेश्चन कर लो. पहले भी आपने बुक को ही रिवाइज किया? मेंस लिखने के पहले मैंने नोट्स बनाए थे, वो मैं आता हूँ उस पर. बेसिक बुक्स कितनी बार रिवाइज करी थी? लक्ष्मीकांत हो गई, उसके लिए हिस्ट्री के लिए ये हो गई, इकोनॉमी के लिए कुछ हो गई. आप सोचो कि मैंने 2 प्रीलिम्स दिए हैं, तो उससे पहले आप 2-2 बार सोच लो, रिविजन तो हो गई थी. फिर मेंस के पहले हिस्ट्री, मतलब ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है. आई थिंक 2-2 बार तो करी थी. 2-2 बार. एंड टेस्ट जो मैंने लिखा बोल रहा था ना, सेक्शनल टेस्ट, उसके लिए भी यू हैव टू रिवाइज द बुक ओनली. सारे सोर्सेस आप फॉलो करते थे जब टेस्ट लिखा रहता था? नो, वो तो बुक लिस्ट बनाई हुई थी. मैं बुक लिस्ट पे आते हैं हम, ठीक है, फिर उसको डिस्कस करेंगे. सिक्योरिटी आप जॉब छोड़ के नहीं रहे? वही रीज़न था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का. इवन दो मतलब मेरी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक थी, बट फिर भी वो होता है ना, खुद से यूर अर्निंग. उसके बाद लगता था कि जॉब छोड़ने के बाद दोबारा जॉब मिलेगी या नहीं. एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ माई पीयर्स आर डूइंग वेरी गुड इन देयर, किन्हीं ने स्टार्टअप खोल लिया, किन्हीं ने कुछ कर लिया है, तो उनको देख के भी थोड़ा सा लगता है कि वील फॉल बिहाइंड अगर
जॉब छोड़ दी, एंड फिर ये एग्ज़ाम भी इतना अनसर्टन है कि पता नहीं रहता ना कि क्या होगा। तो बट ठीक है, मतलब फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा एक्चुअली जो फर्स्ट प्री था उसमें मेरा 3 मार्क्स से रह गया था, तो सेकंड के टाइम मेरे को लगा था कि थोड़ी मैंने मेहनत तो एक्स्ट्रा करी है तो क्लियर हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने फर्स्ट प्री आपने कितने टाइम पढ़ के दिया था, मतलब एक साल? नहीं 1 साल मान सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑन एंड ऑफ ऐसा ही रहा था। बीच में मेरे को बैंगलोर जाना पड़ा था फॉर, उन्होंने बुला लिया था वर्क फ्रॉम ऑफिस कराने के लिए, फिर सेकेंड वेव हो गया तो मैं वापस घर आ गया तो ऐसे हुआ था। तो जब मैं व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू वर्क उन दिनों तो इतना नहीं पढ़ाई होता है, स्पेशली व्हेन यू आर स्टेइंग अलोन, जब घर का सारा काम भी खुद ही करना पड़ता है ना, अभी तो। आर यू स्टेइंग अलोन और Me, I'm staying with my family. I'm फिर very तो lucky that my yeah. house is near my office. या But the issue again is that what happens is, like, I'm studying, like you were saying, right? In between you study, then a meeting will pop up, or what will happen is someone will ping me on Teams or chat. So then the flow gets very disrupted, and Yeah. that's the struggle which I'm having. Actually. यू विल हैव टू डील विद दैट। आई मीन मेरा तो यही होता था कि मैं बीच में आधा घंटा मिला तो कुछ उठा के पढ़ लिया, एंड फ्लो वो जो 2-2 घंटे बैठने का पढ़ाई होता है वो मुझसे नहीं हो पाता। दैट आई डिड आफ्टर आई लेफ्ट माय जॉब। तो वो you'll have to develop somehow. You can use apps like Forest, or there is some Pomodoro technique also that a lot of people use कि 25 minutes के उसमें पढ़ना है, and you can take a 5-minute break in between. So you can try all those things. You can try a lot of things and see what works for you the best. अगर आपसे टारगेट सेट करना बेस्ट है कि मैंने आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, वो यू कैन डू। अगर आपको टारगेट्स नहीं अच्छे लगते, आपको आवर्स सेट करना है कि मेरे को 5 आवर्स पढ़ने हैं आज के, यू कैन डू दैट। तो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड सी व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट, बिकॉज हम आके इतनी चीज़ें बोलेंगे दैट विल माइट नॉट वर्क फॉर यू। हम तो वही बोलेंगे आके व्हाट वर्क फॉर अस, राइट। तो आप अगर 10 लोगों की बात सुन रहे हो तो वो 10 चीज़ें ट्राई करो एंड देखो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करते थे? जो फोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि अब 5 मिनट में मीटिंग है, तो उन 5 मिनट में इंसान पढ़ भी सकता है और फोन भी देख सकता है, क्योंकि 5 ही मिनट है 2 मीटिंग के बीच में। जब मैंने बोला ना फॉरेस्ट ऐप यूज़ करो, फिर हाँ। जब रात को तुम देखते हो तुमने कितनी पढ़ाई करी और तुम देखते हो 2 घंटे ही पढ़े, फिर अगले दिन कम हो जाती है डिस्ट्रैक्शन। मेरे लिए तो ऐसा था। बाकी थोड़ा बहुत टाइम उसके लिए भी निकालना पड़ता है। इट्स नॉट कि यू कैन जस्ट स्टडी एंड वर्क ना, थोड़ा सा टाइम उसमें भी जाएगा, तभी 5 आवर्स नहीं हो पाता। इफ़ यू सी वर्क इज़ ओनली फॉर 9 आवर्स टेक्निकली, Correct, तो बाकी तो बहुत टाइम रहता है, बट तब भी इतना ही रहता है। दैट्स नॉर्मल। आई मीन वी आर ऑल्सो ह्यूमन। आप कुछ पूछ रहे थे ना? ठीक है, तो ये डिस्कस हो गया। जॉब लीविंग का भी मैंने बता दिया था कि आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ, एंड मेरे को ये भी लग रहा था कि आई हैव वर्क फॉर 1.5 ईयर्स। जॉब अगर वापस लेनी भी पड़ी तो भी मिल ही जाएगी, मतलब आई हैव गेन्ड इनफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस फॉर दैट। एंड मेरा प्लान यही था कि ये जो अपकमिंग अटेम्प्ट है, दैट वाज गोइंग टू बी माय थर्ड अटेम्प्ट व्हिच आई लकीली डोंट हैव टू गिव नाउ, बट मैंने सोचा था कि ये क्लियर नहीं हुआ, देन आई विल लीव दिस एंड जॉइन माई जॉब बैक। एंड इवन इफ एट ऑल आई वांटेड टू प्रिपेयर, आई वुड प्रिपेयर अलॉन्ग साइड माई जॉब, क्योंकि 1 साल जॉब के बिना मैंने प्रिपरेशन कर ही ली है, एंड प्री वगैरह निकल गया, तो मेरे को लगा कि अब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो दैट्स जॉब लीविंग का। प्री बुक लिस्ट, डू यू वांट मी टू टेल द बुक लिस्ट? Yeah. ओके ओके, तो आई विल प्रॉब्ली राइट। नहीं, कॉलेज के बाद, कॉलेज में के टाइम तो आई वाज प्लानिंग टू गो फॉर अ पीएचडी और समथिंग, वो कॉलेज के बाद एकदम ही आई स्टार्टेड। ओके, सो फॉर we'll start with history maybe. This was the toughest for me. So history में I used the old NCERTs. Old NCERT for ancient and medieval, and Spectrum for modern. And ये a lot of people, these are good books only, but if you are reading Tamil Nadu board, what books are you reading? Okay, I mean Tamil Nadu and the new ones which are there for ancient 12th standard. अच्छा, इसमें आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि प्री से पहले मैं आई मीन ये तो हमारी कोर बुक लिस्ट होती है ना, इससे पहले एक बेसिक्स वाली बुक लिस्ट भी होती है, तो आई विल मेंशन दैट आल्सो, बट उसके सो दैट दोस वर द 6, 7, 8 एनसीईआरटीज। बट इसको ज़्यादा दोबारा नहीं करा मैंने, दिस वाज जस्ट टू बिल्ड अ बेस व्हेन यू डू नॉट नो एनीथिंग इन हिस्ट्री पहले, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस। उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न,
So whatever book you use, I think it's fine. Tamil Nadu भी ठीक है, वो Plassey to Partition वाली है ना, that is also, all books are fine only. It's just that you have to stick to it and you have to continuously keep revising it. If you can't make notes from it, मैं तो ऐसे ही करता था, I used to just highlight the medieval book is very huge. So what I just used to do was I used to highlight stuff in that book itself. And exam से पहले वो देख लिया highlighted portion, तो वो एक chapter used to take 10 minutes to finish वैसे. So you can also try that, see if it works for you, and अगर चलता है तो बढ़िया है. Art and culture. आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी बस. या सो प्रतीक नायक सर की फ्री यूट्यूब प्लेलिस्ट है, वो उससे काम चलाया था मैंने. बाकी ये जो ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, आई मीन जो भी हिस्ट्री बुक्स होती हैं उसमें भी थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर होता ही है उस टाइम का, तो वो किया था मैंने. एंड प्रतीक नायक सर की यूट्यूब प्लेलिस्ट देखी थी. एंड एक वो बुक भी है फाइन आर्ट्स वाली क्लास 11 की, राइट? यू कैन लुक एट इट, बट उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब थोड़ा जो भी है उसमें हाईलाइट करके रख दो, पढ़ लेना अगर टाइम मिले तो, बट उसके अलावा यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, राइट? तो ये आर्ट एंड कल्चर हो गया. नेक्स्ट, So you did not study that one, which is by some IAS. Nitin Singhania. No, I have not even seen that book. Yeah, that's very bulky, I've heard. Yeah, right? that's what. And this topic does not have much cost benefit thing also. So. सर फिर इससे आंसर सही हुए थे? थोड़े बहुत हो गए थे सही. मेडिवल से बिल्कुल सही नहीं हुए थे, तो अगर वो देख रहे हैं तो देख लो. बट इस आर्ट एंड कल्चर से जो भी मैंने पढ़ा था हो जाता था जैसे. बट यू हैव टू अप्लाई सम नॉलेज फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स ऑल्सो. जैसे उसमें था एक बार लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन था, मैच द बुक विद द विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर हिंदू, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ऐसा कोई क्वेश्चन था. तो उसमें आई हैड रेड की ओल्ड एनसीईआरटी बुक में आई हैड रेड की अवदनाज आर सम बुद्धिस्ट बुक्स. तो उसमें देयर वाज वन अवदना वाला बुक, तो आई न्यू कि इट इज़ नॉट बुद्धिस्ट, इवन दो दैट आई हैड नॉट डायरेक्टली लर्न दैट. तो थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करके ही होगा. बट या इट्स फाइन. अदरवाइज नितिन सिंघानिया से होते हैं क्या सवाल? डू पीपल से? नो आइडिया. ठीक है, आई मीन दिस इज व्हाट आई फॉलोड एंड इट वर्कड गुड इनफ, आई वुड से. Did you put a lot of effort into remembering the terms or the places? Because that's what they ask basically in the exam. So did you put a lot of mental effort into that, or? Rather than remembering, थोड़ा सा मैंने मतलब जब मैं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा था उसके साथ ही लिंक करने की कोशिश करी थी. जैसे सपोज, और यू कैन इवन थोड़ा सा, इफ़ यू हैव टाइम दैट इज, यू कैन ऑल्सो लाइक कुछ भी पढ़ रहे हो ना, जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के गूगल सर्च या यूट्यूब वीडियो उसकी देख लो, तो वो ज़्यादा दिमाग में रह जाता है. Even if you're going somewhere, suppose you're visiting the National Museum in Delhi, तो वहाँ पे you'll see so many things about these things. तो उनके बारे में थोड़ा वहाँ जाके when you see it ना, तो तुम्हें और ज़्यादा याद रहता है. तो you can use YouTube and all, ऐसे काफ़ी सारे sources रहते हैं which you can, अगर टाइम है तो that is. नेक्स्ट क्या करें? ये तो हो गया एंशिएंट ओल्ड एनसीईआरटी. एनवायरनमेंट, Yes. तो एक शंकर आईएएस की बुक आती है, दैट इज व्हाट आई यूज्ड. शंकर एंड क्लास 12 बायो के कुछ चैप्टर्स हैं, 13, 14, 15, 16. मैं आई हैव मेड अ ब्लॉग, उसमें मेरी पूरी बुक लिस्ट मेंशन्ड है, तो आई विल टेल यू द लिंक आफ्टर द डिस्कशन, यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दैट. तो ये जो शंकर आईएएस वाली बुक है, दिस इज आई वुड से अ गुड बुक. व्हाट डू यू फॉलो फॉर एनवायरनमेंट? I actually followed the Shankar, but like I did not remember. The starting there is about ecology, right? Like crustacean, like those species differentiation, I could not remember. Yeah, so for that also I had, वो तो I think important भी है थोड़ा. तो for that class 9 NCERT में एक डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर है, वो भी थोड़ा सा पढ़ लो एंड थोड़ा सा उसको एडिशनली गूगल वगैरह पे देख लो. ये जो बुक है, आई लाइक दिस बुक. इसमें जो भी तुम पढ़ रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के यूट्यूब वगैरह पे देख लो उसका. जैसे देयर इज समथिंग की देयर वाज, इसमें एक चैप्टर है जिसमें बता रहे थे कि प्लांट्स अंडर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, ब्लू, रेड एंड सम येलो कंडीशन और समथिंग लाइक दैट, उसमें ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट की. तो उसको पढ़ोगे तो याद नहीं रहेगा. यूट्यूब पे सर्च करो, सम यूट्यूबर हैज डन दिस एंटायर एक्सपेरिमेंट ऑनलाइन, तो वो तुम तो 5 मिनट्स की वीडियो 2x पे देखोगे, इफ यू स्पेंड 2.5 मिनट, उसे याद रह जाएगा कि
क्या हुआ था, बिकॉज दैट वीडियो विल बी इन योर माइंड. तो इन्वायरमेंट को वी जनरली नेग्लेक्ट एंड वी काइंड ऑफ it's this is also a very analytical subject. You have to go a little bit beyond what is mentioned in the book. जैसे system of rice intensification suppose mentioned है, अब हमने पढ़ लिया उसको, बट हमें चमका नहीं ज़्यादा. यूट्यूब पे सर्च किया, वहाँ पे किसी एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी वीडियो डाली हुई है कि एक्चुअली में कैसे होता है. तो उसमें यूल सी कि वो ऐसे ऐसे पैटर्न्स बना के करते हैं एंड उसमें सीड्स इंडिविजुअली ऐसे प्लांट करते हैं, तो उससे समझ आ जाएगा. तो लास्ट टू लास्ट आई थिंक मेरे साल में ही देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, एंड फ्रॉम दिस वीडियो आई वाज एबल टू अप्लाई सम नॉलेज. सो आई एम नॉट सेइंग कि यूट्यूब पे बस वीडियोस ही देखते रहो. आई एम सेइंग कि वट एवर यू रीडिंग इन शंकर और वट एवर बुक यू आर रेफरिंग, जस्ट गो वन स्टेप बियॉन्ड दैट. अगर समझ नहीं आया तो टू मेक गेट इट क्लियर. तो एंड इस बुक में थोड़ी चीज़ें यू हैव टू टेक इन कीप इन माइंड. नंबर वन कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर क्वाइट ऑब्सोलीट इन दिस बुक. तो 2005 2004 की चीज़ें भी हैं. तो फर्स्ट रीडिंग में तो मैंने पूरी वन स्टार्ट टू एंड पढ़ी थी, बट वेन एवर आई वॉज रीडिंग अगेन तो मेरे को समझ आ गया था वॉट आई कैन लीव एंड वॉट आई हैव टू स्टडी. एंड एनवायरनमेंट के न्यू लॉज आई जा रहे हैं, लाइक द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई है उससे पूरे शेड्यूल्स रिवैम्प हो गए हैं. तो वो सब भी थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा एंड उसमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. EIA रिवाइव्स हो गया है तो वो चैप्टर छोड़ना है यहाँ से. बाकी इसमें जो वाइल्ड लाइफ, इसमें जो स्पीशीज़ की लिस्ट है, मोस्ट ऑफ इट हैज़ रॉन्ग स्टेटस. IUCN स्टेटस इज़ रॉन्ग फॉर मैनी ऑफ देम. तो व्हेन यू आर रीडिंग दोज ऑल्सो, तो भी आप जैसे स्पीशीज़ पढ़ रहे हो, पढ़ ली एक, बट हैव यू सी डू यू नो हाउ इट लुक्स. यूट्यूब पे सर्च करो तो तुम्हें कोई वीडियो आ जाएगी इन विच विल शो कि वो कैसे स्पीशीज. तो इससे थोड़े बहुत ये जो क्वर्की क्वेश्चंस आते हैं एनवायरनमेंट के वो भी थोड़े बहुत आंसर हो ही जाते बट ये इतने सारे स्पीशीज होते हैं तो इनको मतलब विच प्लेस दे बिलोंग एंड देन व्हाट इज द IUCN स्टेटस, ये कैसे मतलब ये बार बार पढ़ने से याद होगा. एंड मैं तो भाई यूट्यूब वीडियोस चला लेता था, उसकी देख लेता था कि कौन सी स्पीशीज़ है, तो उससे उनकी मतलब अगर दिमाग में इम्प्रिंट रह जाता है कि which environment they stay in, तो उससे तो आप हो जाता है. स्पीशीज जो स्पीशीज है वो बुक से उठा देते फिर उसको सर्च करते. हाँ, आइदर इससे या फिर मैं करंट अफेयर्स के लिए PT 365 फॉलो करता था, तो उसमें भी स्पीशीज होती हैं वो भी. तो उससे पता चल जाएगा विच आर मोर इम्पॉर्टेंट स्पीशीज. अब कोई लीस्ट कंसर्न वाली है तो इतना नहीं देखेंगे उसके. एनीवे उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्विरल्स वगैरह के, बट अब तो हम जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे, राइट. तो ये है क्लास 12 बायो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स हैं इकोलॉजी वगैरह के बारे में, वो अच्छे हैं. रीड देम वंस, हाईलाइट, एंड उसके बाद बस हाईलाइट वाले पढ़ लो. एंड ये डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा था, क्योंकि इससे थोड़ा स्पीशीज़ वगैरह भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं. इसमें मैंने एक और चीज़ फॉलो करी थी, लाइक हम जो सफिक्सेस वगैरह होते हैं ना, सपोज समथिंग रिलेटेड टू माइको कम्स, तो यू शुड नो कि दिस इज रिलेटेड टू फंगाई, राइट. इफ तो उससे कुछ वो पूछ लें व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दैट मीन, तो उससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है. अब इफ देयर समथिंग सम राइजो, that means it's something related to root system of plants. So if it's something, it's fight means plants, right. अब if they ask what is phytoremediation, तो उससे थोड़ा सा पता चल जाए, right. It's remediation using plants or something like that. तो ये जो prefixes suffixes हैं ये भी मैं काफ़ी अच्छे से देखता था, whatever was there in the now there is something called pteridophyta something in that, right. So you should know what pteri is. Phyta हमें पता है plants. अब टेरी इज सपोज हाफ फॉर्म्ड समथिंग लाइक दैट, तो उससे यू कैन क्रिएट लिंकेजेस कि अगर कोई और टेरी आया एग्जाम में या कहीं भी, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली. So this is something I used in the environment. Next, we can. I find environment to be the most like random question. So like, how did you start just trusting this? Yeah, I see. We cannot do much, right? मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है वैसे एनवायरनमेंट में, मैं थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखते रहता था, बट द बॉटम लाइन इज कि हमें ये सब तरीके यूज़ करने पड़ेंगे, बिकॉज वी डू नॉट नो कि क्या आएगा एंड क्या कहाँ से पढ़ना चाहिए. तो यही है कि अपने सोर्सेज पे रहो, आएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को भी नहीं आएगा प्रॉब्लम. तो एनीथिंग अबाउट एनवायरनमेंट, एनीबडी और कुछ?
नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने बस अलग से तो कुछ नहीं प्रिपेयर किया था मैंने। एक बायोटेक एनसीईआरटी है, उसका फर्स्ट चैप्टर देख लिया था मैंने, उसमें थोड़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह के बारे में है। एंड ये अलग बुक है बायोटेक? हाँ, ये न्यू आई है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PT 365 आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दैट्स द ओनली थिंग आई यूज टू डू फॉर साइंस। मेरा बैकग्राउंड भी वो है तो मेरे को इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा था। बट PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? देर सो मेनी थिंग्स अबाउट बायोटेक, देर सो मेनी थिंग्स अबाउट स्पेस। उसमें भी आई थिंक आई यूज टू डू दिस ओनली। यूट्यूब पे देख लो क्या है, कोई स्पेस मिशन है, कैसे याद रहेगा ये कौन सी कंट्री का है, वो थोड़ा यूट्यूब पे देख लो, शायद याद हो जाए, शायद स्ट्राइक कर जाए एग्जाम में। तो ऐसे ही करता था मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क हियर अपार्ट फ्रॉम दिस? नेक्स्ट, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वही एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 11 एंड 12। उसमें भी आई थिंक इंडिया फिजिकल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फिजिकल जनरल वाली फिजिकल, उसके बाद इंडिया ह्यूमन, एंड लास्ट में वो जो ह्यूमन ज्योग्राफी की एक बुक है। अब इसमें भी दिस इज एक्चुअली अ वेरी एनालिटिकल सब्जेक्ट। अब जैसे व्हेन यू रीड दी एनसीईआरटी, आधी चीज़ें तो उसमें समझ नहीं आएंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय यूथफुल रिवर्स, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रिवर्स। इसलिए भी यूट्यूब पे तो ज्योग्राफी के तो देर आर सो मेनी नाइस इंडियन यूपीएससी वाले यूट्यूब चैनल्स ओनली जो ज्योग्राफी का करते हैं। लाइक देयर इज वन कॉल्ड समझो लर्निंग, देयर इज वन कॉल्ड अमित सेन गुप्ता। तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ओशन करंट्स वगैरह। तो वो सब, ये ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें तुम्हें पहले से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद सब याद रह जाएगा। अब जैसे वो जो सन वाला है कि अर्थ टिल्ट कर रही है, फिर ऐसे 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 है, ये भी मेरे को बहुत टफ लगता था ये समझना। एंड दे वुड आस्क कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन कब होता है, एंड ये सब पूछते हैं ना कहाँ पे लॉन्गर डेज होता है। तो थोड़ा सा एक बार शुरू में एफर्ट डाल दो, उसके बाद यू विल हैव दिस फॉर लाइफ। तो ज्योग्राफी में मे बी वी कैन टॉक अबाउट मैपिंग ऑल्सो। मैपिंग में अगेन जो इफ यू रीड दी इंडियन फिजिकल एनसीईआरटी ऑफ दिस, उसमें मैपिंग इतने अच्छे से है नहीं। लाइक रिवर्स वगैरह, थोड़ी सी रिवर्स मेंशन्ड है, बाकी बट इन माय केस मैं थोड़ा वही यूट्यूब वीडियोस देख लेता था, कोई भी उठा के कभी भी टाइम मिले तो रिवर्स के कोर्स जो होते हैं वो बता देते थे कोई लोग, तो उसके छोटे यू कैन मेक सम नोट्स आउट ऑफ दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक द ज्योग्राफी बुक इज sufficient for mapping. And matlab you know कि what are the kind of things that you need, right? Like peaks हो गई, passes हो गए, वो सारी सेंचुरीज हो गई, तो ये सब राइट कि ये सब हमें पढ़ना है। तो कभी भी यूट्यूब उठा के देख लो एंड कहीं नोट डाउन कर लो। रिवर्स हो गई एंड देख लो क्या न्यूक्लियर प्लांट्स आ गए, सारे वही सब जो चीज़ें हैं, नेशनल पार्क्स आ गए। तो वही है मैपिंग के लिए। आई थिंक दैट शुड सफाइस। रामसर साइट 75 हाँ, रामसर साइट जो हाँ। 75 76 हो, वो कैसे मतलब बाकी सब याद करना चाहिए क्या? स्टेट एंड नाम याद कर लेना चाहिए। आई थिंक उसमें से आधे तो तमिलनाडु के ही नहीं है ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम टाइम बैक तो धीरे धीरे करके याद किए होंगे, आधे तो याद हो ही गए होंगे। जो नहीं आते यू शुड मैपिंग इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देख लो अगर मेजरली कोई रिवर उनमें से पास कर रही है तो, अदरवाइज स्टेट एंड नेम इज सफिशिएंट। एनीथिंग एल्स अबाउट ज्योग्राफी? नेक्स्ट। हाँ, नहीं मैंने सिर्फ स्पेक्ट्रम की थी, बट कोई भी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इकोनॉमी। इकोनॉमी में मैंने सिर्फ रोनाल्ड सर का फॉलो किया था नोट्स, और कुछ भी नहीं किया मैंने इकोनॉमी। बोथ या सारी की करता था मैं, 2-3 बार तो सारे एक बार कर लिए थे। प्री से पहले थोड़े पिलर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पिलर 1 एंड पिलर 3 एंड पिलर 4 आई थिंक इज अ लिटिल इम्पॉर्टेंट। वो उसमें मेंशन्ड है ना कि क्या है, वो ज़्यादा बेटर देख लो। 1 तो देख ही लो, 1 से तो बहुत कुछ होता है, एंड 3 से भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दोनों तो मेजर हैं।
बाकी मेंस के लिए उसमें भी तुम्हें पता है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पिलर 2 बजटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. पिलर 5 6 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड SDGs वगैरह आर मोर इम्पॉर्टेंट. तो बस आई थिंक वो तो सेट है प्रिपरेशन. वीकर सेक्शंस का भी बहुत सारा होता है इसमें. तो आई मीन इसमें तो मेरा और कोई सोर्स नहीं था. वही अगेन कि अंडर हाईलाइट कर लो PDF में एंड वही देखो फिर एंड में जाके. मतलब पूरी PDF एक लाइन बाय लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं. जो हाईलाइटेड पोर्शंस है वो देख लो एक बार. ठीक है. हाँ, फर्स्ट टाइम तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना. उसका देर इज़ नो वे आउट फ्रॉम देयर. बट इतने भी मतलब ठीक है वो, बल्कि हैं डेफिनेटली, बट मैनेजेबल है. उसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं है. मतलब दिखते बल्कि फर्स्ट आई हैड रेड दी PDFs ओनली. उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिल गई क्लियर करने के बाद. और थोड़ा सा मैंने पहले भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली थी फॉर मृणाल सर्स नोट्स, क्योंकि मेरे पास थे नहीं. बट अगर कहीं से मिल जाते हैं तो यू कैन टेक दैम. एंड या तो मैंने सबसे पहले जब बेसिक्स क्लियर करने थे तो मैंने वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक है ना 11th की, वो पढ़ ली थी. उसके बाद नथिंग. I think his notes are very good and they are good for economy. Agar videos you have access to the videos, then that is also good. So you will feel less bored actually. But it's okay without that also. Next, हो गए क्या सारे? हो गए? ठीक है. हाँ? IR के लिए मैंने PT3 करंट अफेयर्स भी बचा, उसको भी जाएंगे. बट IR के लिए PT365 ही देखा था. अभी इस बार नहीं आया है. जब आपने किया था एग्रीकल्चर तो काफी ज्यादा बढ़ गया था 5-6 साल तक. मैंने स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर का कुछ नहीं पढ़ा था. बाकी इकोनॉमी की PT365 जो है उसमें एक एग्रीकल्चर का सेपरेट सेक्शन होता है. थोड़ा सा उससे देख लिया था. बाकी ज्योग्राफी वाली बुक में जो क्रॉपिंग पैटर्न्स वगैरह हैं थोड़ा उससे देख लिया था बस. फॉर एग्रीकल्चर उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट डाल. ये मैं फ्री का बता रहा हूँ, बट उसके लिए उस पर भी विल कम टू दैट. ठीक है. तो IR के लिए PT365 एंड करंट अफेयर्स के लिए भी PT365 ही फॉलो किया था मैंने. व्हेन आई वाज वर्किंग तो मंथली का तो टाइम भी नहीं था. बट क्या था ना कि जो टेस्ट होते थे वीकली, उनमें एक मंथ का करंट अफेयर्स भी आते थे. तो थोड़ा सा मैं कभी कभी देख लिया करता था, बट ज़्यादा टाइम नहीं होता था. ऐसा था. हिंदू या में भी जैसे इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में, चाइना के रिलेशन को थोड़ा बैकग्राउंड से देने जाता हूँ. इंडिपेंडेंस के बाद कैसा था. तब IR का भी एक स्टैटिक पार्ट होता है यार. जो हिंदू के एडिटोरियल्स होते हैं आधे से ज़्यादा तो वो IR के ही होते हैं. तो वो ही पढ़ लो. मतलब रेगुलरली जब पढ़ लो तो दिमाग में रह ही जाएगा. मतलब यू जस्ट नीड टू रीड देम वंस. आई फील उसके नोट्स नहीं बनाता. बाकी तो PT365 कवर्स फॉर IR. What else source do you follow? हाँ, आई थिंक इफ़ यू हैव टाइम मंथली मैगजीन्स कर लिया करो, क्योंकि PT365 करना इज़ वेरी डिफिकल्ट. इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्टफ विच यू नीड टू रिवाइज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मंथली करोगे वही चीज़ PT365 में होगी, तो PT365 रिवाइज करना विल बिकम वेरी इजी फॉर यू. हाँ, इस साल तो और भी ज़्यादा हुआ था राइट. अब आप उसके लिए यार हमारे तो सोर्सेस फिक्स्ड हैं. अब हम PIB देखने बैठ जाएंगे तो वो तो पूरा उसमें ही चले जाएगा राइट.
आई थिंक अभी बोल रहे हैं कि ईयर बुक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो उसकी कंपाइलेशन देख लो, इकोनॉमिक सर्वे की कंपाइलेशन देख लिया करो। इकोनॉमिक सर्वे से आया था मेरे को जहाँ तक पता है, इस बार 1-2 क्वेश्चन आए थे। वो बाल्ट वाला कहाँ होता है मैक्सिमम, वो तो मैंने भी पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे में इंटरव्यू के लिए। तो थोड़ा सा वो इकोनॉमिक सर्वे बजट एंड ये जो है इंडिया ईयर बुक के आई थिंक कंपाइलेशंस आएंगे, वो देख लो। बाकी आई थिंक आप मेंटरशिप वगैरह ले रहे हो ना कहीं से, नहीं ले रहे? तो ठीक है। तो अभी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो यूट्यूब पे देख लो किसी की भी वीडियोस, वो क्या बता रहे हैं थोड़े रेप्यूटेड फैकल्टी की, कि कैसे स्ट्रैटेजी चेंज करने को बता रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोर बुक्स तो हमारी वही रहेंगी। बेसिक्स क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हमें टारगेट करने, क्योंकि वो तो सभी क्लियर सभी करेंगे राइट। तो हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी वही है, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने से थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज आ जाती है दिमाग में। नॉट जस्ट दैट, जैसे कोई रिपोर्ट हमने याद करनी है, तो मैं तो ऐसे ही करता था कि याद तो ऐसे होगी नहीं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए, तो मैं गूगल पे देख लेता था उस रिपोर्ट को। ऑब्वियसली आई वोंट रीड इट, बट थोड़ा सा मैंने वेबसाइट भी देख ली, फर्स्ट फ्यू कंट्रीज देख ली, तो दिमाग में रह जाता है कि कौन सी वेबसाइट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की थी। तो ऐसे ही सब करके थोड़ा सा हमें एडिशनल वो रखना पड़ेगा। पढ़ा नहीं था मैंने सर, वो समरी ही करा था एक्चुअली। तब मैं एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था, इसलिए मैंने 1-2 जो मेरी डैप के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, जैसे सर्विस सेक्टर वगैरह हो गया, वो मैंने पढ़े थे। बाकी तो एंड तब समरीज आई भी नहीं थी, दैट वाज जस्ट व्हेन इट वाज रिलीज्ड। तो थोड़े से पढ़े थे, बट आई वुड से समरीज आर गुड इनफ फॉर दैट। एंड अदर करंट अफेयर्स में हिंदू के मैंने नोट्स नहीं बनाए थे फॉर प्रीलिम्स, मेंस के टाइम मैंने थोड़े से बनाए थे। बाकी अगर हिंदू में भी आपको कोई चीज़ लग जाए जैसे जो पॉसिबल है, जैसे मैंने देखा था लास्ट ईयर जब चीता रिलोकेशन हुआ था, तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज बोमा टेक्निक, वे जिसमें चीतास को, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया था कि अगर टाइम मिले तो लास्ट में देख लूँगा मैं, ऐसे टाइप। हाँ या इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई वुड से कि एडिटोरियल्स वगैरह का जैसे हम लिखते हैं ना आंसर टाइप्स, वो सब करने की जरूरत नहीं। अगर कोई वन लाइनर दिख जाए फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि प्रीलिम्स ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया राइट, अब मेंस देखते हैं अभी कैसा आता है बट प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट अगर ऐसा कुछ मिले तो यू शुड नोट इट डाउन, आई फील नाउ। तो प्रीलिम्स का एनीथिंग एल्स, वो सब जानना है, स्ट्रैटेजी फॉर आंसरिंग एंड ऑल दैट। ओके, आंसरिंग प्री एग्जाम, बट अब तो चेंज हो गया है खैर, अब आई डोंट थिंक आई कैन से, बट ये है कि डोंट हैव अ प्री कंसीव नोशन कि मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने अभी इस जो मान के गए थे कि हमने 85 अटेम्प्ट करने हैं, उन्होंने इस पेपर में भी 85 अटेम्प्ट करे, तो मतलब प्रॉब्लम हो गई उससे। तो जस्ट कीप इन माइंड कि पैटर्न चेंज होता जा रहा है, तो डू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी चेंजेस एंड डू नॉट बी फेस ड्यूरिंग द एग्जाम। अगर आपको टफ लग रहा है तो सबको टफ लगेगा। यू शुड हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशन कि आपको नहीं आ रहा तो और लोगों को भी नहीं आएगा। या आई सॉ, या 10,000 लोग ना। ओके, तो फर्स्टली मैंने देखा, पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी थी मैंने, एंड इट वाज वेरी टफ। तो वो तो है ही, द श्योर द फैक्ट दैट एलिमिनेशन नहीं कर पाए मेड इट टफ। ओके, एंड एलिमिनेशन भी यू कुड लाइक गेट इट डाउन टू 3 ऑप्शंस इन मोस्ट केसेस, उससे कम नहीं हो रहा था। हमने तो यही सीखा है ना, 2 ऑप्शंस तक ले जाओ फिर आंसर कुछ भी डाल दो, बट यहाँ पे 3 में प्रॉब्लम हो रही थी। तो probably first thing I would have done is joined a test series again for solely for getting experience in these kinds of questions. इसमें भी हम strategy बनाएंगे right, कि कैसे solve करना है and क्या करना है, तो वो एक चीज़ होती that I would have done. Apart from that preparation में मैं I don't think I would have brought too many changes honestly. Tests के around ही मैं ज़्यादा attempt करने का वो करता। PYQs are actually important for pre, उसमें I had dedicated some time जिसमें मैंने बताया ना, I used to make those notebooks ऐसे, वो उसमें जो questions I failed in to answer in test series वाला types, तो उसमें
फॉर एग्जाम्पल 20 किसी साल के पेपर में देयर वाज समथिंग अबाउट E200 और E20 अलायंस और समथिंग वन ऑफ द ऑप्शंस, एंड वही मेरे साल में फिर वैसे आ गया था, तो मैंने एक बार बस देखा था उसको गूगल करके एंड आई वाज एबल टू आंसर इन दी फाइनल। तो जो भी ऑप्शंस हैं उनमें वो देख लो। अ लॉट ऑफ पीपल से कि उसके अराउंड चीज़ें भी देखो, बट वो करने बैठेंगे वी विल नॉट हैव दैट मच टाइम। जो ऑप्शंस में लिखा है एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर दोज बिफोर यू गिव द एग्जाम सब्जेक्ट वाइज। हाँ, ऑप्शंस देख लेता था मैं एक बार, क्योंकि हाँ स्पेशली अब देखो देर आर आस्किंग सो मेनी दीज मेनी पेयर्स आर करेक्ट एंड ऑल राइट, उसमें से हर पेयर का यू शुड नो कि क्या है क्या नहीं है राइट। तो जैसे इस बार कुछ बुक्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर्स का क्वेश्चन पूछा था राइट, ना 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 मिलिंद पानो एंड ऑल दैट, तो वो थोड़ा आपको पता अब इस बार नहीं आंसर कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम यू शुड नो कि इसमें क्या है, क्या पता किसी और तरीके से वो आ जाए। एंड असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस बार आई फील्ड थोड़े इजी थे, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन एक ऑप्शन गलत था राइट यूजुअली, तो बट बाकी वो वाले बहुत टफ थे जी। हाँ, that was tough, that was like impossible right but others were still okay I felt। एंड वो जो हाउ मेनी ऑप्शंस आर करेक्ट वो तो काफी टफ थे इन मोस्ट केसेस। या अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखो तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 2 करेक्ट हो सकते हैं, बट अब मतलब ये सब नहीं, हमें इतना नहीं ट्राई करना चाहिए कि हम गैस वर्क इतना करते हैं। या वही है ना कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन योर प्रिपरेशन। मैं तो इतने कॉन्फिडेंट होता चाहे मेरे को कुछ आता भी ना हो, कि अगर मैंने कोई पॉलिटी की स्टेटमेंट देखी है वो मैंने कहीं नहीं पढ़ी तो मेरे को लगता है तो गलत ही होगी तो सो यार थोड़ा सा, एंड इट्स मोस्टली लाइक वी ऑल आर इन द सेम बोट ओनली राइट, तो अगर हम बुक लिस्ट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही रहती है, तो अगर हमें नहीं आता तो शायद ऐसा ही हो कि मतलब इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ राइट, बट इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम 90-95 करके आओ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो। एंड आई थिंक टेस्ट दोगे उससे भी थोड़ा सा पता चलेगा कितने करने चाहिए। ओके सो ये हो गया प्रीलिम्स का, एनीथिंग एल्स? ओके, तो ऑफिस प्रेशर इज़ अ प्रॉब्लम, एंड कभी कभी बहुत टाइम चले जाता है इसमें भी। उसमें क्या ही डू यू वांट टू नो कि हाउ आई यूज्ड टू रिलीव दैट और क्या? आई डिड नॉट स्टडी दोज डेज ऐसा ही होता था या बिकॉज हाँ प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा। यू शुड ट्राई नॉट टू टेक अप टू मेनी थिंग्स एट वर्क, not have too much initiative in your head कि मेरे को ये भी करना है ये भी करना है। ट्राई टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। अगर कॉल आ रहा है रात को 11 बजे किसी का तो डोंट पिक अप, not until I resigned, not until I took a sabbatical। तो या आई वुड से कि थोड़ा सा अपना इनिशिएटिव कम रखो ऑफिस में, डू योर वर्क प्रॉपर्ली परफेक्टली जो भी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे ही रहता। मैंने तो ये देखा है कि इफ़ यू फिनिश योर वर्क अर्ली देन दे विल गिव यू समथिंग एल्स, तो वो सब तुम्हें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर ये डेडलाइन है तो तभी उनको बोलो कि किया है वैसे टाइप्स, ठीक है। Why IFS? IFS was the reason why I started studying actually, because I have an interest in languages, cultures, and I think कि India का position is going to only improve in the rest of the world in the coming years, so it will be good to be a part of that। I think that was the reason, and थोड़ा सा बहुत मैंने कुछ टीवी सीरीज वगैरह देखी थी, उनमें there was something about lives of diplomats वगैरह, उसको भी देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे। It was an American TV series called Veep।
उसमें काफ़ी मैंने देखा था, तो मेरे को कुछ अच्छा लगा द वे दे हैव टू डील विद वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड ऑल। तो उसे उसके बाद मैंने थोड़ा इंडियन डिप्लोमेट्स का भी देखा कि कैसा रहता है, तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बेटर हुआ एंड तभी आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। एंड ऑप्शनल सिलेक्शन मतलब हाउ टू चूज योर ऑप्शन, वो और एवरीवन इज डिसाइडेड क्या, उस क्वेश्चन ऑफ दिस। Yeah, I know that 5 people always qualify every. There's no way it will be. Do you think you have an expertise in management? Yeah, I think I. Then I think PYQ should be more than enough for anything. वैसे ही you would see कि वैसे ही questions आते हैं. If you have any, if you know of anybody who has cleared with management optional this year, you can, I'll try to get you in contact with them if you like. ठीक है. But apart from that, PYQs, अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? There's no coaching and all, test series and all also probably for this, or is there? They're not there ना, तो PYQs ही are your best friend there. नहीं, सेल्फ स्टडी। वर्क के साथ कोचिंग का तो टाइम नहीं रहता है मोस्टली। एंड मैथ है किसी का मैथ यहाँ पे? यार एक तो टाइम नहीं था एंड दूसरा फिर मैं प्राइसेस देख रहा था, उनके बहुत ही ज़्यादा थे एंड मेरे को लगा कि इतना नहीं ज़रूरत। मैंने आई टोल्ड यू राइट, मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था फॉर 2 months फॉर मृणाल सर्स लेक्चर, दैट्स ऑल। एंड ज़रूरत मतलब मेरे को इतनी नहीं लगी थी, मे बी मेंटरशिप माइट हेल्प और समथिंग, बट कोचिंग एज सच की ज़रूरत नहीं लगी थी। बट या यूट्यूब पे बहुत सारी टॉपर्स वीडियोस वगैरह हैं अवेलेबल। तो बिफोर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड वंस आफ्टर आई फेल्ड प्रीलिम्स एंड वंस आफ्टर आई क्लियर्ड प्रीलिम्स फॉर मेंस, मैंने थोड़े से देखे थे फॉर गेटिंग अ स्ट्रैटेजी इन माइंड कि क्या करना चाहिए, कैसे करना। तो वो थोड़ा सा, एंड वो भी थोड़े बहुत देखो एंड डोंट सी मैनी, थोड़े देखो, चूज व्हाट्स द बेस्ट फॉर यू फ्रॉम देयर। At optional selection, why math? It was just because कि I'm an engineer, I felt कि इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा edge रहेगा as compared to other subjects, and I like maths. Dealing with failure. Hmm. कोई कोचिंग नहीं है सिविल की, सिविल इंजीनियर के लिए? सिविल स्टेली नहीं करता? Just kidding. हाँ, anyway. क्या IMS करता है? कौन सा? हाँ, IMS वगैरह इन यूपीएससी आईएएस के अलावा तो कैसे करो, और उसका इतने स्टडी मटेरियल भी हम पे नहीं है, पर आईएएस या गेट को छोड़ स्टडी मटेरियल है सिविल इंजीनियरिंग का। तो बुक्स, हाँ आई गेट इट, नोट्स वगैरह नहीं है, पर बुक्स में क्वेश्चंस वगैरह होते हैं राइट, तो यू विल हैव टू सॉल्व दोज ओनली, यू हैव टू मतलब PYQs को देखो, PYQs में देखो आर दे कमिंग फ्रॉम बुक्स और वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम। अगर वो बुक से आ रहे हैं तो वो यू नो व्हाट यू हैव टू स्टडी। इंजीनियरिंग सर्विस से ओवरलैप करे तो उनसे भी एक बार पूछ लो कि क्या बुक्स हैं। बाकी एटलीस्ट मैथ के लिए तो मैंने देखा था कि जैसे हमारे कॉलेज में एंड सेम्स वगैरह के एग्जाम्स आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। तो अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपका मोस्टली मतलब कॉलेज के साथ बहुत ओवरलैप रहेगा राइट। तो बाकी आप ये जो बुक्स फॉलो करते हैं लोग टॉपर्स का, देखो कि क्या उन्होंने किया है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, एंड IAS से ओवरलैप है तो उनका भी देखो कैसे कर रहे हैं।
बट आपने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग की हुई है ना कॉलेज में, तो 8 to 9 months नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से, राइट? क्योंकि आधी चीज़ें तो वहीं कवर हो गई, एंड इफ़ यू वर अ गुड स्टूडेंट इन कॉलेज, वर यू तो Porush, can you also discuss? There's a question. Can you Yeah. also discuss a tentative schedule that can be followed for a 10 to 5 works for a 10 to to 5 5 job? Yeah. Okay. Can add it. Okay. A few more questions, but I'll keep on taking. ठीक है, तो हाँ वही है कि यार मेरे को इतना आइडिया नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। आप देखो टॉपर्स की वीडियोस वगैरह, उसके लिए आपको उससे पता चल जाएगा। बट आई थिंक अगर आपका सब्जेक्ट वो रहा है एंड इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट इन कॉलेज, तो थोड़ा सा कम टेंशन लो। मैथ्स के लिए IMS नोट्स ऑनलाइन, एक G20 गूगल ड्राइव है, G20। आई यू मैथ स्टूडेंट? नो नो, फॉर ऑप्शनल। ओके, तो एक G20 करके गूगल ड्राइव है, उसमें सारे नोट्स हैं, सारे चैप्टर वाइज PYQs वगैरह हैं, सब कुछ है, तो यू कैन रेफर टू दैट। Okay, so should I come here now? How to deal with failure? तो prelims 2021 I could not clear. I was working साथ में, तो इतना मेरे को नहीं लगा क्योंकि I already had a plan B, तो चल ही रहा था साथ में, राइट? तो इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई थी फेलियर से। बाकी आई थिंक वही है कि आई जॉइन, डोंट थिंक अबाउट इट ज़्यादा। हो गया, अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो जॉइन अ टेस्ट सीरीज और see what lapses were there in your preparation as soon as you can, and that will clear it, I think. तो वही है कि इसमें मेरे को ज़्यादा भूलने का नहीं है। Don't be too harsh on yourself, that's all I can say. If you want to grieve, you can grieve for some time. उसके बाद you need to get back to work. नहीं, मेरा प्लान भी जॉब था कि मैं I'll join some coding का जॉब। You should, I mean, एटलीस्ट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या बोल रहे हैं टाइप्स के, तो मेरे को इतना ज़्यादा वो प्रेशर नहीं था। बट एंड मेरे को थोड़ा पेरेंट्स से भी प्रेशर इतना नहीं था, तो दैट वाज आल्सो ओके। बट थोड़ा तो लगता है कि उनको इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि प्रीलिम्स तो निकाल ही लेगा, बट नहीं हुआ। बट आई थिंक आई डिड नॉट टॉक टू द सोसाइटी अबाउट इट, एंड थोड़ा सा तो आई वुड से कि आई वाज एटलीस्ट फ्रेंड्स के साथ ठीक ठीक रहता है ना। फ्रेंड्स के साथ, ये जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं उनको तो, उनसे तो थोड़ा मैं दूर ही रहता था फिर। या बट इट्स अ टफ टाइम, एंड बीइंग इन गुड कंपनी, फ्रेंड्स थोड़े जो भी हैं, योर सपोर्ट, जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसको अच्छा रखो, एंड बाकी लोगों के तो फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट यू शुड हैव अ गुड सपोर्ट सिस्टम एंड फॉरगेट अबाउट अदर्स। नोट मेकिंग प्रीलिम्स के लिए तो मैंने बताया ही ना, ज़्यादा मेरे कोई नोट्स नहीं थे। प्रॉब्ली फॉर आर्ट एंड कल्चर थोड़े से थे, बिकॉज दैट आई हैड फॉलोड यूट्यूब लेक्चर्स फॉर इट ना, तो उससे थोड़े से बनाने पड़े थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंस के टाइम मैंने नोट्स बनाए थे, बट वील कम टू मेंस इस सब के बाद, ठीक है? करंट अफेयर्स हो गया डिस्कस फॉर प्री, व्हाट इज दिस? आंसर राइटिंग आल्सो कम टू दैट। एंड कोचिंग एंड मेंटर्स, कोचिंग मैंने नहीं ली थी। मेंटर्स भी एज आई सेड कि टॉपर्स वीडियोस मैंने देखी थी at the start of my preparation, after I failed pre and after I cleared pre, for each of the subsequent strategies. Baki, if you have a mentor, then just verify their credentials once कि मतलब are they good or not, थोड़े suggestions वगैरह लेके फ्रेंड से बात करके, and I think that will also be good if there is someone to give you personalized guidance. Yeah, तो ये हो गया, let's rub this. आपके पास सिर्फ 4 आवर्स अपने 1 आवर्स को मतलब न्यूज़पेपर भी लिखते हो, मैथ्स ऑप्शन भी डाल वो भी आर्गुमेंट मैनेज कैसे? यार एक तो मैंने ना 2020 से स्टार्ट कर दी थी अपनी प्रेप, राइट? जब व्हेन आई लेफ्ट कॉलेज, उसके बाद मैंने 2020 से प्रेप स्टार्ट कर ली थी, तो आई हैड अराउंड 2 years टू प्रिपेयर, नॉट 1। तो एक तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम था उसमें। वर्क ज्वाइन करने से पहले मेरे पास 2 महीने का गैप था, उसमें मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स कर लिया था वर्क के साथ साथ। तो आई ऑनेस्टली एडमिट कि मैं रोज़ न्यूज़पेपर नहीं कर पाता था,
तो जब कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज लीव इट, ऐसे ही रहता था मेरा. बट इफ़ यू हैव टाइम देन यू शुड डू न्यूज़पेपर एवरी डे. बट मेरे साथ ऐसा होता था कि नॉट एवरी डे आई कुड डू न्यूज़पेपर, एंड अगर मैंने कर भी लिया तो समटाइम्स मैंने बाकी का छोड़ दिया, थोड़ा बहुत एडिटोरियल ही कर लिया. न्यूज़पेपर भी डोंट हैव टू स्टडी इट कम्प्लीटली, राइट, थोड़े जो तुम्हें पता होने चाहिए कि क्या पढ़ना है. एंड ऑल्सो या यू कैन लीव एडिटोरियल समटाइम्स इफ यू डोंट फील लाइक. ऐसे ही था मेरा मतलब. न्यूज़पेपर जब कभी कभी पढ़ते थे, कभी कभी नहीं, क्या माइंडसेट से पढ़ते थे, न्यूज़ देखनी है कि मुझे कुछ करना है? मोस्टली जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, आई कैन से. चल रहा है क्या चल रहा है, एडिट, मतलब वो तो बैक ऑफ द माइंड तो था ही कि इससे आंसर राइटिंग में हेल्प होगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा. बट मोस्टली नॉट फ्रॉम अ प्रोस्पेक्ट ऑफ, और यू कैन से फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन. बट आई लाइक टू एन्जॉय व्हाट आई एम रीडिंग, क्योंकि एडिटोरियल्स में हर बार नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, राइट. तो यू आर नोइंग सो मच, साथ साथ you're learning to उसमें कोई वर्ड समझ नहीं आया तो you can google that and see what it means. ये नहीं करता था ये. तो उसको क्या करना है, एंड में PT 365 से कर लेंगे. वही होता था. आई मीन आई डिड नॉट हैव टाइम बिकॉज आई वाज वर्किंग. इफ यू हैव टाइम देन यू शुड रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, एटलीस्ट 40 minutes और समथिंग में ट्राई टू कवर इट ऑनलाइन. PDF वो ई पेपर होता है ना, डाउनलोड उससे करते हो. वो तो मेरे से नहीं हैंडल हो पाता था, पेपर्स इधर उधर उड़ते रहते थे. डू यू यूज ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? सही है, सही है, सही है, दैट इज गुड. माई मोस्ट ऑफ माई प्रिपरेशन हैज़ बीन ऑनलाइन. आई टोल्ड यू राइट दैट मैं बैंगलोर गया था 2 महीने के लिए. तो तब मैं गया था अपनी बुक सारी वहाँ लेके, एंड फिर वहाँ से हम वापस आ गए तो बुक्स अभी भी वहीं है बैंगलोर में. तो आई देन थॉट कि और नहीं लेंगे, अभी सब ऑनलाइन, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. इफ यू आर एबल टू रीड फ्रॉम PDF तो फिर यू कैन यूज दैट. अदरवाइज वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद इज वट वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रेप इज कि यू शुड, हमारा गोल है एग्जाम क्लियर करना, नॉट हमें ये नहीं दिखाना किसी को कि हम रोज 4 बजे उठ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं. वट एवर इज कम्फर्टेबल फॉर यू वो करो, एंड या मतलब फ्लेक्सिबल रखो अपनी प्रिपरेशन है. मेंस का आई विल कम टू दैट. उसमें उससे पहले समवन हैड सेड कि शेड्यूल फॉर अ 10 to 5 जॉब. आई वुड से जॉब, इफ़ यू आर फिजिकली गोइंग टू ऑफिस तो 10 to 5 तो कुछ नहीं कर सकते. अगर लंच ब्रेक में टाइम वाइम मिले तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं मैक्स टू मैक्स. उससे यू नॉट इवन हैव टू टेल अदर्स कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. न्यूज़पेपर तो वैसे ही पढ़ सकते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट 5 PM के बाद आई वुड से कि आई एम वेरी बैड एट मेकिंग शेड्यूल्स. तो आई वुड प्रॉब्ली हैव जस्ट कम बैक एंड डिड वट एवर आई वॉन्टेड. मैथ्स थोड़ा सा करना पड़ता है एवरी डे, मे बी 2 hours और 3 hours और समथिंग. बाकी इफ आई हैव 1 hour और 2 hours then I would have done GS, एंड सम डेज ओनली GS. अब दैट डिपेंड्स. अगर मेरा संडे को एग्जाम है कोई टेस्ट सीरीज का, तो एंड वो पॉलिटी का है सपोज, एंड लक्ष्मीकांत मैंने ऑलरेडी ज़्यादा पढ़ ली हुई है, देन आई वुड प्रॉब्ली गिव मोर टाइम टू मैथ्स दैट वीक. अगर कोई आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है जिसको मैंने पढ़ा ही नहीं है, then I would probably give more time to the NCERT or whatever book I'm reading that week. तो ऐसा ही है, make it dynamic what you're doing. Schedules मेरे से नहीं बनते थे, so I did not follow that. Okay, mains पे आते हैं, or do you want a break or something? ठीक है. 300. तो इसमें क्या क्या हमें डिस्कस करना है? आंसर राइटिंग. Syllabus is something that I'd like to discuss. Note making. What else? In the exam. Have any of you given mains before? Next. That's all. Okay, so I'll talk about the individual topics also in mains, topic wise types. Any particular paper? There are 5 papers, essay.
92. Yeah, I did. I'll talk about. We can also discuss the GS2 and GS1, 2, 3 also. Usme there are some topics which are out of the prelims scope. Okay, so let's talk about answer writing. So as I was working, I did not have any time for answer writing before pre. But if you are not working, then I think you should give some time to answer writing. PYQs are the best for answer writing, I feel, especially all know the syllabus at least of mains. Yeah. तो PYQs आर गुड. उनमें से आप देखो GS3 एंड ऑल में थोड़े टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर से लिंक्ड है, बट GS1 में हिस्ट्री, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, ऑल दीज आर स्टैटिक, राइट. ज्योग्राफी. GS2 में ऑल्सो सम टॉपिक्स इन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत वगैरह से आते, दोज आर ऑल्सो स्टैटिक. GS3 में ऑल्सो सम टॉपिक्स आर स्टैटिक. So at least you can practice those if you want to write 2 answers every day or 2 answers every other day, anything what you want to do. And मैं तो ऐसे करता था after pre, जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी थी, तो एटलीस्ट GS3 के लिए मृणाल सर की वीडियोज़ हैं वेयर ही टॉक्स अबाउट ईच क्वेश्चन की तुम्हें कैसे आंसर करना चाहिए लास्ट, एंड दे आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑल्सो. यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दोज. उसमें बता, आई मीन यू जस्ट वांट टू चेक योर आंसर, राइट, कि जो आपने लिखा है हाउ डज इट कंपेयर टू द मॉडल आंसर्स. इफ यू जस्ट गूगल द क्वेश्चन, उसमें आ जाएगा मॉडल आंसर्स, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉडल आंसर्स हैं. यू कैन यूज़ दैट, or you can use for GS3 you can use Mrinal sir's videos, anything is fine. You just have to or you can buy a book also, PYQs की book आती है, but up to you. I would say कि I would prefer using online sources because PYQs की book में सारे answers एक ही type के होंगे, right, because it's made by the same publisher probably. So but online में there are so many different coaching institutes, एक answer आप किसी का देख सकते हो, दूसरा किसी का देख सकते हो, उससे थोड़ी diversity आती है. And answer writing में when I started off, I used to take a very long time. Time management was my most important goal answer writing improve करने के लिए. So anything about answer writing किसी ने पूछना हो तो क्या? यार मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे हिसाब से ग्रामेटिकली सही होना चाहिए. में है तो थोड़ा सा उसमें लीवे रह सकता है, अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया उसमें इतना ग्रामर का टेंशन नहीं होती, राइट. बट अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा ट्राई करे हो कि ग्रामेटिकली सही रहे, एटलीस्ट मेरे हिसाब से. तो एनीथिंग एल्स? ओके सर, सर इसमें नेट चल जाएगा क्या? ओके ओके ठीक है. वी कैन डू दैट प्रॉब्ली एट द एंड ऑफ द सेशन. आई कैन शो यू माय नोट्स आल्सो, ठीक है. या तो लिंकेजेस उसी से आते हैं व्हेन यू हैव नॉट मेमोराइज स्टफ बट यू हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टफ. जैसे हिस्ट्री में सपोज यू आर ट्राइंग टू रीड समथिंग, उसमें यू वुड लाइक टू क्रिएट लिंकेजेस देयर, जैसे how situation of women evolved through time, how situation of coins evolved through time. You will see that coins पहले गोल्ड के आते थे, फिर रोम के साथ वो गोल्ड रोम से आता था, रोम के साथ ट्रेड खत्म हो गया तो उसके बाद गोल्ड आना बंद हो गया तो कॉइन्स बंद हो गए, उसकी जगह लैंड ग्रांट्स आने लगे, लैंड ग्रांट्स आने लगी तो फ्यूडल सिस्टम आने लग गया कंट्री में. तो इसमें भी थोड़ा सा आपको वो रखना पड़ेगा कि एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी. अलग अलग थीम्स होंगे, वुमेन, कास्ट सिस्टम, कॉइन्स, ऑल दीज थिंग्स, इनको आप लिंक कर सकते हो फिर ऐसे करके ना. थोड़ा सा अगर आप एनालिटिकली सोचो rather than just trying to memorize कि इस टाइम क्या हुआ था. एंड बाकी ये जो टॉपिक्स है ना, GS1 to 4 एंड ऐसे, इनका जो सिलेबस है, these are not separate topics, everything is linked. You can use topics from GS in your essay. जैसे essay में you have to write about different dimensions and all, right. There are so many things that you can write from GS itself. कि जैसे if there is something related to planning in the essay, then you can write about
GS1 में हमने तुगलक के बारे में पढ़ा है कि उसकी कैसी पॉलिसीज अनप्लान्ड थी, दे कॉज्ड फेलियर एंड ऑल दैट। तो ऐसे में सारे हम पॉइंट्स GS वाले ही लिखते हैं, तो वो एक लिंकेज आ गया। बाकी GS1 में हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लाइक राजा राम मोहन रॉय, कैसे उन्होंने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके किया, and with Ishwar Chandra Vidyasagar and all those can be used in our ethics paper when we have to write examples of personalities who show some ethics. So everything is linked. You will use topics from economy, polity in your essay, and तभी तो dimensions आएंगी, social, economic, political, वो हम GS वाले ही तो लिखेंगे. We are not going to do any extra preparation for the essay. तो वो है linkages बनाने का तरीका. ये भी ना कि पहले मैं आंसर राइटिंग नहीं कर रहा हूँ, करूँगा वगैरह नहीं आता यार तब मेरा विच इज़ अ बैड थिंग, तब मेरा दिमाग में यही था कि एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो मैं इतना नहीं सोचता था मेंस के बारे में, बट दैट इज़ रॉन्ग एंड आई थिंक इफ़ यू हैव टाइम यू शुड डू इट फ्रॉम बिफोर ओनली, आंसर राइटिंग एंड ऑल. मेंस एंड प्रीलिम्स का प्रेप ऑलमोस्ट गोज हैंड इन हैंड. इफ़ यू वांट यू कैन लीव द मेंस ओनली टॉपिक्स फॉर पोस्ट प्रीलिम्स, बट अगर आपके पास आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं है तो वो एटलीस्ट शुरू कर देनी चाहिए PYQ से मेरे हिसाब से. हाँ तो देखो, अगर दिस इज़ बेटर कि अभी हो रहा है ना, अदर रादर देन प्रीलिम्स के बाद हो रहा है, राइट? तो धीरे धीरे करके ही आएगा वो. आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक कोई भी लिखो, एक लिखो जो सबसे पहले दिमाग में आए वो लिख दो. बॉडी तो आसान है, इंट्रो हम सोचते हैं कुछ ऐसा लिखो थोड़ा सही, तो तरफ भाग ज़्यादा जरूरत हो सकता है. एंड तो वही है, जो सबसे पहले दिमाग में आए वो लिखो, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होगा, जो सबसे पहले दिमाग में आएगा वही लिखना पड़ेगा. एंड धीरे धीरे करके आपका वो इम्प्रूव होता रहेगा जो आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा. एंड आई टेल यू कि मैंने इंट्रो, कंक्लूजन्स ये भी एक डाल देते हैं. हर GS पेपर के लिए अलग तरीके से सोचना होता है इसके लिए, तो वो भी हम एक बार डिस्कस कर लें. तो आंसर राइटिंग हो गई. एनीथिंग एल्स अबाउट आंसर राइटिंग? ऑलराइट. Porush, for the notes part, could you WhatsApp me your notes? We will play that at the end, if Okay. it's possible. Yeah. Sir, it's on my website. Can you just see that? It's on your website. Yeah. Okay. What is the name of your website? It's porsu.com only. Okay. I'll manage that. Thank you. Please continue with the session, guys. क्या बात कर रहे थे हम? You were saying something, ना? I mean, who will judge कि it's perfect? Perfect for you or perfect for your friend? No. No. You don't have to memorize your notes. No. Just you will not have that much time also. अगर आपको आंसर 7 minutes में लिखना है, that is very less time. You have to fill 2 pages. So that's why I'm saying try to get the habit of answer writing at least once every alternate day or once every day. तो उससे समझ आ जाएगा कि वेरी एंड टाइम ऑल्सो, टाइम करना व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, जस्ट टाइम यूजिंग अ स्टॉप वॉच कि कितना टाइम लग रहा है तुम्हें आंसर. हाँ तो यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू 7 minutes और 9 minutes. तो सी कैसे करोगे. मेरा फर्स्ट टाइम जब मैंने पेपर लिखा था मुझे भी 6 hours लगे थे 3 hours का पेपर देने में, टेस्ट सीरीज जब लिखी थी, बट टेस्ट सीरीज भी ऐड कर दी. बट धीरे धीरे करके ही वो इम्प्रूव हुआ. इफ़ यू स्टार्ट योर जर्नी अर्ली तो शायद तो यू कैन इम्प्रूव बेटर. प्रैक्टिस से ही होगा. प्रैक्टिस से होगा. you're learning also new things, those also you'll use in your answers. when you're learning new things, हमारे answers writing speed will also improve, क्योंकि हमें अब वो चीज़ आती है, we don't have to sit and think about it. and when you give answers you will see similar questions repeat again and again. तो उसमें when you have written one answer already, तुम्हारे दिमाग में blueprint ready होगा कि मेरे को क्या लिखना है आंसर में, उससे भी हेल्प होगी. yes it does matter, we'll write that also. वो भी हर GS पेपर के लिए अलग होता है. we can discuss that as well. ठीक है. तो हम ये देखा है कि पहले
वो इसलिए होता है क्योंकि कंक्लूजन इंट्रोडक्शन सोचना बहुत टफ होता है, राइट? तो अगर हमने डेटा याद किया हो तो हमें हमारी इंट्रोडक्शन तो सेट होगी ना, तो दैट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स ओनली टू राइट। तो इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट ऑल दैट, याद करना पड़ेगा, वो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, ठीक है? हो गया? एनीथिंग एल्स अबाउट? हाँ, उसमें 70% ऑफ माई टाइम वेंट टू मैथ। मैं बताया था ना, फॉरेस्ट ऐप से मैंने टाइम किया था, 70% वेंट टू मैथ ओनली बिकॉज सिलेबस ही नहीं हुआ था मेरा। आंसर राइटिंग सिर्फ मैंने टेस्ट सीरीज से मैनेज किया था। मतलब टाइम कम था इसलिए माई प्रिपरेशन वॉज वेरी क्रिस्प। सिर्फ सिलेबस के उस पर गया था मैं कि ये सिलेबस है तो मैंने यही पढ़ना है बस। I'll come to that now. सिलेबस पे आते हैं। तो सिलेबस आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्री का सिलेबस तो देखा होगा, इट्स वेरी वेग। मेंस का सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। इवन बिफोर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, मैंने सबसे पहले काम यही किया था कि जो पिछले फ्यू ईयर्स के मेंस के पेपर है ना, उनको मैंने क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को देख के मेंस के एक सिलेबस के साथ लिंक कर दिया था कि किस टॉपिक से आया है मेंस के, ठीक है? एंड व्हेन यू विल सी दैट, यू विल सी कि एकदम मेंस का सिलेबस ही आ रहा है एग्जाम में। तो देर इज नथिंग टू मच दैट यू नीड टू स्टडी एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर इज गिवन इन द सिलेबस। देर आर सम थिंग्स जो बहुत डायरेक्ट दिए हुए हैं कि क्या पढ़ना है, जैसे फूड प्रोसेसिंग। एक में लिखा हुआ है सप्लाई चेन, सॉरी, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब इसमें व्हाट मोर कैन यू स्टडी देन जस्ट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, राइट? एक में लिखा हुआ है कि इवेंट्स अप टू और आफ्टर 18th सेंचुरी। अब वो तो बहुत सारे इवेंट्स है, उसमें सिलेबस वेग है। तो ऐसे है मेंस का जो सिलेबस है, समटाइम्स इट्स वेग, समटाइम्स इट्स वेरी डायरेक्ट। एंड वो जो डायरेक्ट वाला है दैट विल नॉट टेक मच टाइम टू स्टडी, यू विल जस्ट नीड टू मेक सम स्मॉल नोट्स फॉर दैट चैप्टर एंड इंट्रो कंक्लूजन एवरीथिंग इज रेडी उनके लिए। जो वेग वाले हैं वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ओके? तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। GS1 का सिलेबस इज अ बिट वेग, GS2 and 3 का is very direct. 2 का is little bit vague, but 2 and 3 का in general is very direct. तो एटलीस्ट इनमें तो योर प्रिपरेशन शुड बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि इसमें से ही आता है डायरेक्टली। मेरी ब्लॉग पे एक पोस्ट है जहाँ मैंने एक जगह दिखाया हुआ है कि GS3 का जो सिलेबस है कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन उससे बना दिया। जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन सिलेबस में मेंशन्ड है public distribution system in India and its challenges and revamping, and question आया था in the exam, what are the limitations of our public distribution system and how to improve it. See, it's direct। एक syllabus topic है related to food processing industries scope and significance, ये syllabus में mentioned है। and exam में आया था what is the scope and significance of food processing industry in India. So see, it's very direct also, and there's इसकी बेस्ट मार्क्स इतने नहीं देते GS3 में, एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर से, बट मार्क्स अगर तुमने ढंग से नहीं प्रिपेयर किया तो मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं इसके। So you have to be thorough with this, and GS2 also is relatively direct, ठीक है? anything else about syllabus? ठीक है, we'll come to notes now। again syllabus wise मैंने notes बना लिए थे। तो फॉर एग्जाम्पल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्कोप एंड सिग्निफिकेंस है, तो वही नोट्स बना लिए थे मैंने। तो दैट्स ऑल। अभी GS1 में देर आर सम टॉपिक्स जहाँ पे सीधा आर्ट एंड कल्चर टाइप्स कुछ मेंशन है सिलेबस में, उसमें वी कैन नॉट डू मच, बट उसमें भी स्टिल यू विल रियलाइज कि देर आर सम थीम्स, जैसे पल्लवा आर्किटेक्चर हो गया, चोला आर्किटेक्चर हो गया, गुप्ता आर्किटेक्चर हो गया, लिटरेचर इन सब के हो गए, गांधार आर्ट वगैरह जो है, ये सब याद होना चाहिए। इसके अलग से नोट्स बना दिए थे, बाकी तो इट्स जो आए वो पता नहीं रहता, बट उससे क्वेश्चन भी हो जाते। जैसे इस बार गुप्ता एंड चोला आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर पे क्वेश्चन आया था, तो हो भी जाते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट वी कैन डू। ज्योग्राफी में थोड़ा सा, या तो वी कैन गो, अब हम इस GS वाइज कर लेते हैं। तो ओके, हाँ मैंने किए थे, उस पर आते हैं हम, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? ओके, तो
हम बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे GS1 में खासकर, बिकॉज इट्स अ लिटिल वीक फॉर मी। ये नहीं था कि किसी भी क्वेश्चन में मुझे कुछ नहीं आता था, जितना पर उनमें मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि जितना आता है, तो आपको पता है कि अगर को तुम्हारा 10 मार्कर क्वेश्चन हो तो यू आर गिवन 2 पेजेस लाइक दिस, यहाँ क्वेश्चन लिखा होता है एंड दिस इज ब्लैंक स्पेस, एंड अगर 15 मार्कर हो तो एक और ऐसे पेज होता है नेक्स्ट, राइट। तो उसमें यूजुअली वी ट्राई टू फिल इन कम्प्लीटली, ठीक है। बट अगर देर इज सम क्वेश्चन जिसमें तुम्हें नहीं आता तो मैं इतना तक, मतलब मैं इतना तक लिख के छोड़ देता था, ये नहीं करता। मे बी इतना जितना आता है उतना लिखता था मैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालता था, बिकॉज यू सी कि क्वेश्चन कि जो एग्जामिनर होगा उसने देखा होगा कि इसने इतना सही लिख, इसने पूरा भरा है, राइट। तो मे बी उसको, और उसने पढ़ा तो उसको लगा होगा ये तो कुछ भी लिख रहा है, तो मे बी दैट इम्प्रेशन ही हैव और शी हैव फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर एज वेल। तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, यू डोंट वांट दैट टू हैपन। एंड अगेन मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि अगर मेरे को नहीं आया क्वेश्चन तो मोस्टली ज़्यादा लोग को नहीं आया होगा, तो अगर मैंने कम लिखा तो एग्जामिनर को लगेगा कि ठीक है इसको नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता था, पर इसने कम लिखा है, बाकी सब ने पेजेस भरे हैं फालतू। तो उससे भी, अब ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि कैसे एग्जामिनर सोचता होगा, बट आई गेस दैट इज, मतलब बट यू कैन हैव योर ओन थॉट प्रोसेस ऑल्सो एंड डिवाइज योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया। तो GS1 में देर आर हिस्ट्री, art and culture, there is geography, what else is there, society is there, that's all, right। तो ये तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था बिकॉज देर इज़ नॉट मच टाइम ऑल्सो एंड दिस आर वेरी बिग थिंग्स। तो वही मैंने बताया ना, जो मेन चीज़ें थी। मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने नहीं पढ़ा था, स्पेक्ट्रम में जो आया वो ठीक है। एंड देर इज़ ऑल्सो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड देर इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये मैंने बता दिया, राइट। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने थोड़ा सा, एज आई सेड, पल्लव आर्ट जो नहीं आता था मेरे को, पल्लव आर्ट, गांधार आर्ट, चोला आर्ट, ये सारे आर्ट, लिटरेचर, ये आप थोड़े क्वेश्चंस देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी में NCERTs मेरे पास टाइम नहीं था इतना पढ़ने का, बट थोड़े से इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रीज एंड देयर लोकेशंस, एग्रीकल्चर की चीज़ें एंड देयर लोकेशन। जैसे आई थिंक हमारे टाइम पे रबर या पाम ऑयल में से कुछ आया था कि रबर आया था ना। एंड बाकी ओशन करंट्स एंड ऑल तो हमने ज्योग्राफी में पढ़े हुए ऑलरेडी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़े से जो एक्स्ट्रा, अब जैसे व्हेन यू गिव टेस्ट सीरीज, राइट, यू विल रियलाइज कि वो बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे मैडलन-जूलियन ऑसिलेशंस एंड ऑल दैट। उसके लिए मैंने थोड़े से अलग से नोट्स बना लिए थे कि जो चीज़ें ट्विन साइक्लोन्स, बॉम्ब साइक्लोन्स, ये सब टेस्ट सीरीज में पूछते थे। खैर एग्जाम में तो थोड़े सिंपल ही आए थे ज्योग्राफी के, लाइक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ। तो आई थिंक अगर मैं अब पढ़ता ज्योग्राफी के लिए तो आई वुड हैव कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन दी NCERTs। सोसाइटी के लिए आई रेड दी सिलेक्टिव रीडिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी NCERTs, क्लास 11 एंड 12 की हैं। उनमें थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन वुमेन, SC/STs एंड ऑल है, एंड संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इन सब के बारे में डेफिनेशंस है। तो ये डेफिनेशन आई थिंक थोड़ी पता होनी चाहिए, इंट्रो वगैरह में लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सिलेक्टिव रीडिंग करी थी इस NCERT से। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए मैंने पॉलिटी की NCERT क्लास 12 की है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, वो एक बार देख ली थी। आई थिंक वो तुम एक बार पढ़ लोगे एक बार, उसके बाद यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू इट, इट्स सिंपल ओनली। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने प्रतीक नायक सर के यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे, एंड बस उसके नोट्स बना लिए थे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर GS1। इतने अच्छे मार्क्स नहीं है वैसे मेरे GS1 में, बट 95। एवरीवन बिफोर मी हैज गॉट अबव 100, तो इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, बिकॉज आई थिंक इट्स प्राइमरीली बिकॉज मेरे पास टाइम कम था एंड इसका सिलेबस थोड़ा सा वेग एंड वास्ट है, इसलिए इसमें इतने नहीं है। तो एनी क्वेश्चंस अबाउट GS1? एंड GS1 में ऑल्सो you can use a lot of maps and diagrams as well। जैसे ओशन करंट्स का क्वेश्चन आया था, राइट, हमारे साल में, वो उसमें मैप बन जाएगा, उसमें डायग्राम बन जाएगा।
GS3 में ग्लोबल वार्मिंग का क्वेश्चन आया था, उसमें डायग्राम बन जाएगा। इसमें इस वाले एग्जाम में और क्या आया था, इस्टमस एंड स्टेट्स आया था, उसमें वर्ल्ड मैप बन जाएगा। पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में वर्ल्ड मैप बन जाएगा। तो मैप्स एक्सटेंसिवली यूज़ करो, उससे थोड़ा टाइम भी बचता है, क्योंकि आई थिंक ये तो सभी बताते हैं राइट। तो GS2 में आते हैं, तो GS2 में वो पेपर एडिट कैसे किया था? तो पहले अच्छा है वो मैंने वैसे ही किया था, पहले स्टार्ट कर लिया था सीरियल वाइज, पहला नहीं आया, नहीं पहले नहीं आया तो नेक्स्ट पे जाओ, नहीं आया नेक्स्ट पे जाओ, ऐसे ही किया। ऐसा कुछ करिए। मैंने ये सोचा था ये सब करने का, बट टाइम नहीं, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम नहीं मिला मेरे को ये सब सोचने का। लास्ट 1 आवर में ही मैंने सोचा होगा कि कितने क्वेश्चन बचे हैं एंड कितने करने हैं टाइप। तो हो गया था लास्ट क्लास में कुछ कुछ गार्बेज लिख दिया था, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने अच्छे से नहीं हो पाए। बट आई थिंक इफ़ यू प्रैक्टिस दैट स्ट्रैटेजी इन टेस्ट सीरीज ना, कि मैंने ऐसे करना है, जस्ट यूज द सेम थिंग इन द फाइनल एग्जाम जो टेस्ट सीरीज में किया। GS2 में सिलेबस हमें पॉलिटी है, गवर्नेंस है, और क्या है, IR है, दैट्स इट राइट। तो सोशल जस्टिस, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ठीक है। गवर्नेंस के लिए अ फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम गवर्नेंस इन इंडिया फ्रॉम बाय लक्ष्मीकांत नाम की एक बुक है, उसमें से देर आर फ्यू टॉपिक्स लाइक कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्रीज। देर इज वन मोर लाइक लक्ष्मीकांत में कहा है, बोरो वाला है, बट व्हेन दे आस्क अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज वो नहीं है। एंड गवर्नेंस वाली बुक में देर आर सम कमीशन रिकमेंडेशंस आल्सो। तो ये जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है ना, प्रीलिम्स और मेंस का माइंडसेट थोड़ा अलग है। जैसे व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर मेंस हमें थोड़ी सी वो चीज़ें पढ़नी है, जैसे इश्यूज, व्हाई इज राज्यसभा इंपॉर्टेंट, व्हाट आर पंछी कमीशन रिकमेंडेशन, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन, ये सब पढ़ने का। हाँ वो सब याद करने की जरूरत नहीं, उसमें से निकालो कि क्या यूज़ कर सकते, क्या रेलेवेंट है सिलेबस के लिए। अब जैसे फेडरलिज्म यूजुअली हर साल कोई क्वेश्चन आता ही है, तो सरकारिया कमीशन की 1-2 रिकमेंडेशन फेडरलिज्म, गवर्नर वगैरह के बारे में अगर याद कर ली तो वो सीधा आंसर में यूज़ हो सकती है। सिमिलरली एक जो एंड के चैप्टर्स हैं लाइक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और कमीशन फॉर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जो लास्ट चैप्टर है, वो सब हम छोड़ देते हैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर। मेंस के लिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ये सब चीज़ें हैं। पंचायती राज में एंड में दिया हुआ है व्हाट आर द रीजंस फॉर इनइफेक्टिवनेस ऑफ पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सब पढ़ना पड़ता है। एंड गवर्नेंस इन इंडिया बाय लक्ष्मीकांत बुक में थोड़ी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं, थोड़े और कमीशन की रिकमेंडेशंस है, वो सब से भी हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं अपने आंसर्स में, एंड फिर यू कैन आइदर यूज देम इन योर आंसर और इंट्रो कंक्लूजन में भी यूज हो सकते। जैसे सेकंड ARC की एक रिकमेंडेशन है कि कोई भी स्कीम हो तुम्हारी, उसमें से 1% ऑफ द आउटले RTI और डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, ई गवर्नेंस आंसर्स में यूज़ कर सकते हो, RTI में कोई आ गया उसमें यूज़ कर सकते हो ऐसे। IR के लिए मैंने बस वही किया था, PT 365 जो होता है उसी से काम चलाया था, एडिशनली नहीं पढ़ा था। इसमें भी बहुत मैप्स बन सकते हैं वैसे। सोशल जस्टिस में मृणाल सर का आई थिंक पिलर 6 है, उसमें सोशल जस्टिस है, आई थिंक दैट इज इनफ। सर थोड़ा सा पानी मिल सकता है? Yeah, so I think that's all for GS2. लक्ष्मीकांत से ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, बट टॉपिक वाइज काफ़ी हद तक मैंने बनाए थे, सिलेबस वाइज नोट्स। एंड इसमें इस पेपर में दीज आर वेरी रिलेवेंट। मैं DPSPs याद करके गया था, आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल क्या है, रिकमेंडेशंस, कमीशन के रिकमेंडेशंस याद करके गया था, जैसे ARC के हो गए, सरकारिया पंछी के हो गए। केसेस याद करके गया था, जैसे मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ था, कौन से केसेस में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला था, SR बोमाई में डाला था, ये सब याद कर लिया तो ये इंट्रो कंक्लूजन में यूज हो जाते हैं। CBI को केज्ड पैरेट बोला गया है, वो किसी इंट्रो कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो।
तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं इस पेपर में। फंडामेंटल राइट्स हो गई, ड्यूटीज़ हो गई, तो ये या अमेंडमेंट्स जो सारे इम्पोर्टेंट वाले हैं। तो अगर पंचायती राज पे क्वेश्चन आया, तो यू विल स्टार्टेड डायरेक्टली बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, राइट? तो ऐसे हो जाएगा। अब सारे आर्टिकल्स तो याद नहीं कर सकते, जैसे अभी दो क्वेश्चन आए थे, एक वाइस प्रेसिडेंट पे आए थे और एक कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पे आए थे लास्ट ईयर। तो कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का आर्टिकल याद था, उसकी कंक्लूजन, उसकी इंट्रो डायरेक्टली हो गई, बट दूसरे वाले का वाइस प्रेसिडेंट का इतना नहीं पढ़ते हैं, तो उसके लिए कुछ और लिख दिया ऐसे टाइप से। ओके, तो ये GS2 हो गया। GS3 पे आते हैं। इट हैज़ मेनी टॉपिक्स, इकोनॉमी और क्या है, एनीथिंग एल्स? दैट्स ऑल। इकोनॉमी के लिए अगेन मृणाल सहज नोट्स, वेरी सिलेक्टिव रीडिंग। जो प्रीलिम्स के लिए जैसे हमने पढ़ा वैसे मृणाल सर के नोट्स नहीं पढ़ने। जो कहीं प्रोज कॉन्स वगैरह बताते हैं वो पढ़ने हैं, बजटिंग में क्या क्या चेंजेस आए वो करने हैं, वैसे टाइप से वो समझ आ जाएगा कि कैसे। आई थिंक वो सर आजकल कुछ मेंस का वो भी निकाल रहे हैं कंपाइलेशन, वो भी देख सकते हैं। एनवायरनमेंट के लिए मैंने ऐसा कुछ एडिशनल प्रिपेयर नहीं किया था। सिलेबस में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शायद मेंशन्ड है, तो वो अच्छे से पढ़ लिया था क्योंकि वो मैंने प्री के लिए ढंग से नहीं किया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए टॉपिक्स हैं, इसमें एक तो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसके लिए मैंने 1 पेजर्स नोट्स बना लिए थे अलग से, जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है, क्योंकि उससे जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, इंडिया उसके लिए क्या कर रहा है, ऐसे टाइप्स, ठीक है। बाकी देर इज़ वन मोर टॉपिक इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉल्ड अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड, तो यू शुड मेक अ टेबल फॉर दैट कि इस इंडियन की यही अचीवमेंट्स थी, वो याद कर लेना एग्जाम से पहले। बाकी 2-3 साल, 2 साल के नोबेल प्राइज विनर्स भी याद कर लेना, नाम नहीं, ज़्यादा नाम की ज़रूरत नहीं है, व्हाट द डिस्कवरी वाज एंड व्हाट डज दैट मीन, जैसे क्रिस्पर है तो क्रिस्पर क्या करता है, दैट टाइप्स। एंड बाकी इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करके भी है, उसका मैंने देख लिया था, CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके क्या क्या, जैसे दिस वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया में बेबी फूड प्रोड्यूस किया था, HIV एड्स की जेनरिक ड्रग्स बनाई थी, तो दीज ऑल आर वेरी नाइस पॉइंट्स विच यू कैन यूज इन योर आंसर्स, तो वैसे टाइप्स का बनाया था मैंने। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एग्रीकल्चर के लिए मैंने अलग से नोट्स बना लिए थे कि इस क्रॉपिंग पैटर्न्स है ना सिलेबस में लिखा हुआ, तो बस क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, इस क्रॉप कहाँ यूज़ होती है एंड ऑल, बस। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने थोड़ा सा एडिशनली प्रिपेयर किया था, जिसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बट ठीक है। NDMA है ना, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसकी एक वेबसाइट आती है, उस पर सब अलग अलग डिज़ास्टर्स की गाइडलाइंस दी हुई है, उनका मैंने इंट्रो वगैरह एक बार देख लिया था, कुछ उनमें से मैंने पॉइंट्स निकाल लिए थे विच आर लिटिल क्वर्की, जो बाकी लोग नहीं लिखेंगे अपने आंसर्स में। बाकी उसमें देर इज़ एक डिज़ास्टर साइकिल मैनेजमेंट साइकिल होती है, एक मिटिगेशन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, तो ये सारे वर्ड्स, जैसे रिहैबिलिटेशन होता है, ये सारे वर्ड्स यूज़ करने होते हैं अपने आंसर में। एक PM's 10 पॉइंट्स ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, वो देख लो तो तुम्हारे इंट्रो कंक्लूजन सेट हो जाएंगे। सेंदाई फ्रेमवर्क है, वो सब देख लो तो इंट्रो कंक्लूजन सेट हो जाएंगे, बाकी तो फाइन, नॉट दैट बैड। सिक्योरिटी में मैंने बहुत लिमिटेड प्रिपरेशन करी थी, उसमें जो टॉपिक्स सिलेबस में एग्जैक्टली मेंशन्ड है उसको गूगल सर्च करके देख लो कि क्या है, बस, और नोट डाउन कर लो, उससे हो जाएगा। बाकी एक दो और टॉपिक्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करके, वो मैंने भी नेट से थोड़े से नोट्स बना के आई जस्ट डिड दैट। तो एनी क्वेश्चन हियर? ओके, तो लेट्स कम टू GS4 नाउ देन।
आपका GS3 में मतलब 90 के आसपास 92 या हाँ पर वही था। आई थिंक मेरे नोट्स काम आ गए थे, वो बहुत सिलेबस से लिंक्ड थे नोट्स, और क्वेश्चंस एटलीस्ट जो जो डायरेक्टली सिलेबस से उठाए हुए क्वेश्चंस थे उनमें मैंने बहुत जल्दी जल्दी आंसर लिख दिया। एक और मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, अगर तुम वो पहले करोगे ना यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन था, उसमें मल्टीपल छोटे छोटे क्वेश्चन थे, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट हैज़ इंडिया डन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। तो वो ना मैंने एंड में जाके, मेरे पास जब टाइम नहीं बचा था तो मैंने ऐसे कर लिया था, साइबर सिक्योरिटी डेफिनेशन लिखी, कंपोनेंट्स, व्हाट इंडिया हैज़ डन, ऐसे करके फ्लो चार्ट बना दिया। तो माई आंसर कन्वेड व्हाट वाज नीडेड, बट इट डिड नॉट टेक टू मच टाइम, इट टुक ओनली 1 or 2 minutes बिकॉज लास्ट में टाइम नहीं बचा था। तो मेरी ये भी स्ट्रैटेजी थी कि जो आंसर्स बहुत अच्छे से आते हैं एटलीस्ट एक दो को मैं लास्ट के लिए छोड़ दूँ, क्योंकि मैं लास्ट, बट उसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, ये नहीं कि छोड़ दिया। लास्ट में 5 मिनट बचे तो जो कर रहे हो वो छोड़ो, वो वाले क्वेश्चंस में जल्दी जल्दी से 4 लिख के आ जाओ। 4 है तो एटलीस्ट कुछ मार्क्स तो मिल जाएंगे आई फील। ग्लोबल वार्मिंग का भी शायद मैंने ऐसे ही किया था, ग्लोबल वार्मिंग का बहुत इजी क्वेश्चन था, तो उसमें आधे पेज में तो डायग्राम बन गया, बाकी फ्लो चार्ट्स वगैरह से ऐसे तो। सेल्यूलोज वाला नहीं, उसमें भी मैंने 2 पेजेस थे राइट, तो मैंने आई थिंक यहाँ तक ही लिखा था एंड एक डायग्राम बना दिया था। मेरे को थोड़ा बहुत आता था, वो र्यूमिनेंट्स वगैरह से होता है, और उसमें एंड में कुछ था ना, व्हाट इज़ दैट, कोई प्रोटोकॉल, गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल, वो तो मैंने छोड़ ही दिया था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स रोट समथिंग देयर एंड दैट वाज रॉन्ग। तो अगर तुम्हें लगे कि क्वेश्चन इसी पे था ना, सेल्यूलोज पे है एंड या ओजोन पे था, आई डोंट रिमेंबर, बट ठीक है सेल्यूलोज पे था, तुम्हें लगेगा कि गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल उससे रिलेटेड होगा तो तुम वो लिखाओगे, बट दैट इज़ नॉट द राइट वे। अगर नहीं आता तो मत लिखो। मतलब कुछ तो आता होगा सेल्यूलोज का, तो छोड़ दिया मैंने। यार अगर तुम लिखोगे तो इट विल मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग, एंड अगर रॉन्ग हो गया तो इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर आई फील। लगता है ना ब्लफ कर रहा है ये, आगे भी किया होगा टाइप्स। तो या फिर इसके, बट अगर लाइक कुछ भी नहीं आता तो मेरे मतलब देयर वाज नो क्वेश्चन कि जहाँ मेरे को कुछ भी नहीं आता था, ऐसा तो नहीं था, बट अगर प्रॉबेबली कुछ भी नहीं आता तो आई वुड नॉट हैव रिटन एनीथिंग। GS4 इज एथिक्स, आई डोंट थिंक यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर एथिक्स अभी ना किसी ने। उसके लिए बस यही है, सिलेबस देखो, सिलेबस वाइज पॉइंटर्स बनाओ। उसके मेरे नोट्स अराउंड 20 पेजेस के नोट्स थे, दोज वर दी ओनली वंस आई यूज्ड। एक लेक्सिकॉन नाम की बुक आती है, उसको पढ़ के मैंने नोट्स बना लिए थे इन माय फर्स्ट ट्राई। उसके बाद मैंने सिर्फ नोट्स को ही रेफर किया था, थोड़े बहुत कोट्स याद कर लिए थे एंड वो मैंने बताया ना पर्सनैलिटीज़, जैसे GS1 में हमने पढ़ा अबाउट विद्यासागर, हेनरी विवियन डिरोजियो वगैरह, इन सब की एथिकल क्वालिटीज़ क्या हैं। सिमिलरली GS मतलब नॉट एग्जैक्टली GS2, बट देन हम थोड़ा बहुत APJ अब्दुल कलाम इन सब के बारे में पढ़ते हैं, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, थोड़ी माइथोलॉजी से राम जी की क्या थी, सीता जी की क्या थी, ये सब टाइप्स करके याद कर लिया कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं इनमें। जो भी आपको ठीक लगे, जो थोड़े न्यू एज वाले हैं, बिल गेट्स, ग्रेटा थुनबर्ग, स्टीव जॉब्स, एडवर्ड स्नोडेन, थोड़े बहुत उनके भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने, जैसे अशोक किम का सर हैं, उनके बारे में, ये सब एथिक्स में यूज़ हो सकता है। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली थी, वो सारी मेरी नोट्स में, विल हैव अ लुक लेटर। तो ये GS4 का आई थिंक हो गया। GS4 में टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, केस स्टडीज़ भी होती है एंड इस बार का पेपर बहुत लेंदी था राइट, तो वो प्रैक्टिस से ही थोड़ा बहुत आएगा, तो क्या प्रैक्टिस करना पड़ेगा और क्या। सेक्शन A करता था, फिर केस स्टडीज़ पे जाता था, फिर वापस सेक्शन A, फिर लास्ट में केस स्टडी, ऐसे। 1 घंटे मेरे को, मैंने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बना के नहीं गया था, बट 1 घंटे बाद मैंने मूव कर लिया था आई थिंक। वैसे बोलते हैं ना कि 1.5 आवर्स में यू शुड फिनिश द फर्स्ट सेक्शन एंड 1.5 आवर्स। मेरा भी शायद ऐसे हुआ था, मैंने 1.5 आवर में पहला सेक्शन ख़त्म कर दिया था, बट केस स्टडीज़ वर वेरी लॉन्ग। तो एंड में तो मैंने आई थिंक 2 केस स्टडीज़ में कुछ भी लिखा था। आई थिंक अब प्रैक्टिस करने से ही आएगा।
107. Not a very good score, but okay. Should we take questions online or will you teach more? You can tell me. Question. Okay. Let me know if you have answered this before. Okay. How to manage time along with 9 to 5 job and start my preparation for UPSC 25 and start my preparation for UPSC 25 attempt 2025. I think I've answered. You have answered this. Okay. Did you subscribe to test series for mains? Yes, I had subscribed to a 12 tests ka test series, which had 3 tests for each of the GS and separately 3 tests of essay from Vision IS, and I used to give 1 test every weekend types. How to come with intro and conclusion for all topics if it is possible for you? Yeah, so GS2 mein, as I said, you should remember case laws, amendments, DPSPs, fundamental rights, duties, commission recommendations. इससे सारे बन जाते हैं mostly. For GS3 and GS2 as well, you need to remember some data points. Whatever you read in some data in your editorials and all, you can just make a note of it if it's relevant for the syllabus. For example, urbanization is probably a topic mentioned in GS1. Now in some editorial you read ki itna percent 20-50 tak 50% population will be urban. So that becomes important. You can do that after prelims also. वो आते ही रहते हैं. Apart from that, GS3 के लिए data about environment में you need to know about the Panchamrita goals and all. कितना अभी है, कितना हो सकता है. उससे intro conclusions थोड़े बन जाते हैं. Apart from that, SDGs जो हैं, they are also very important. मैं सब याद करके गया था SDGs. कि 1 इतना है, end में लिख सकते हो. This will help us towards achieving SDG. This which means this. तो इससे हो गया ये. GS4 में यूजुअली जो क्वेश्चन में एथिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें बताना होता है, जैसे सपोज इट्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस और समथिंग लाइक दैट, उसकी डेफिनेशन यूजुअली यूज्ड टू बी माय इंट्रोडक्शन. सो डेफिनेशंस यू कैन यूज एग्जांपल्स इन योर कंक्लूजन. अगर कोट्स आते हो तो और भी अच्छी बात है. एंड GS1 में इट्स मोस्टली लाइक थोड़ी सी जगह पे डेटा यूज हो जाता है, जैसे अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, बट ज़्यादा इतना नहीं होता. तो यू कैन जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू आर आस्क्ड और समथिंग लाइक दैट. जैसे अगर पाम ऑयल का पूछा तो आई डोंट नो व्हाट आई रोट, बट या यू कैन प्रॉब्ली, अगर पाम ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड है तो यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग इट इज मोस्टली इन द इक्वेटोरियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके. You have to make it relevant to the question. ये नहीं कि उसमें तुम लिखोगे कि India is the largest user of palm, importer of palm oil, right? Because they're asking about distribution of palm oil. So yeah, थोड़ा सा data. I think that's the answer for that question. Candidates who are aspiring for Indian Foreign Services, what qualities should they have? I'm not sure abhi, because I've not joined the service yet. But at least the reason why I chose to join IFS was because I have a knack for different cultures, different languages. I like to interact with people, and yeah, I have an interest of representing my country as well. And some people also say that as an IFS officer, one would have a little more freedom as compared to IAS officers. So that is also something that I kept in mind. Power versus freedom का कुछ बोलते हैं. I don't know how relevant that is, but. Right. Is there any IFS questions that you encountered during your interview, UPSC interview? No. They did not ask me anything related to IFS, but I got a lot of questions with respect to that in my mock interviews, and I did prepare quite a bit for that because because अपना DAF तो अच्छे से पढ़ना ही होता है, तो उसके लिए. And for that, what I had done was एक PSIR, जैसे when you prepare for the interviews, right? तो अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं टेलीग्राम से ही कि हम PSIR वाले हैं, हम ये हैं वो है. तो I had joined the PSIR वालों का ग्रुप, and they used to ask each other questions रात को. तो I used to listen to that and get some IR का knowledge. How exactly should working professional manage current affairs if they have 1 year only? It depends on your time. If possible, you can read monthly compilation. Newspapers तो पढ़ो ही अगर whenever you find time. अगर time है तो monthly करो, नहीं तो फिर PT 365 से manage करना पड़ेगा और नहीं कुछ कर सकते. Sources for IR? Sources for IR PT 365 था मेरा source.
One more source of current affairs can be the tests that you're giving. उनमें भी पूछते हैं थोड़ा बहुत, so you can note that down as well. How does somebody as a working professional who has only 4 to 5 hours prioritize? I think वही है कि at least in my case math was an important topic to cover. So most of my days used to go to math, but it was like as I said कि मैं weekend पे एक test देता था. So अगर that test is from a topic which I have done already, like polity or something, so I would give more time on math to that week. But if it is a topic which I was relatively more weaker in, like environment was fine, but history or something, then I would give more time to history. So that was all adaptive and dynamic कि मैं किसको ज़्यादा time दे रहा हूँ. But I would say कि optional को time देना is quite important, and अगर आपका technical optional है तो a lot of your time will go into that itself, and that is okay. How does someone handle prelims pressure in the exam hall, because prelims tends to surprise every time for that candidate? I think you should just believe कि if it's tough for you, it's tough for everybody, and मतलब you just need to have confidence in that. Apart from that, don't go by some preconceived notions कि मैं ऐसे इतने questions attempt करके आऊँगा and all. उससे ही तो pressure बढ़ेगा when you will see कि you're not able to attempt 90 questions, but you have decided कि you will attempt 90 questions. So जाके you will have kind of a mind fog in the end. Somebody graduated in sociology, so could that subject help him in the UPSC preparation? Definitely, especially if your optional subject is your graduation subject, life becomes very much easier, I feel. And yeah, apart from that, whatever, I mean, the topics that I have learned in my college, which are not even relevant for the exam, have helped me in the exam. There were some humanities courses that we take as electives. We have to take as elective in college. I'd taken Sanskrit as one of them, and my ma'am taught me some shlok there, and I've used them a lot in my essays. Apart from that, I had done a course on rural development. Unke answers, whatever I wrote, I've used extensively in these. There were some other courses as well which are directly related to my optional. So I think even as an engineering subject person, my college did help me a lot in the preparation. Let us know when you want to show your notes online. Anything Before that, else? any offline questions? Floor is open again. Okay, so I'll just quickly continue about time management in the exam. We have discussed this, right? Strategy of answering questions in the exam. Topic wise, I have discussed. Essay के लिए, how I used to start was with an anecdote. That anecdote could be from some GS subject only, जैसे world history का कोई anecdote हो गया, या फिर प्लानिंग का ऐसे आया तो मैंने तुगलक से स्टार्ट कर दिया, ऐसे टाइप्स का, या फिर फ्रॉम माय ओन लाइफ ऑल्सो. ऑब्वियसली वी कैन नॉट डाइवर्ज टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बट एक जनरल वो कर सकते हैं. उसके बाद अगेन वो जो सभी बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल फ्रॉम डिफरेंट, बट मेरा ऐसा नहीं था कि मैं पहले पॉलिटिकल लिखूंगा फिर इकोनॉमिक लिखूंगा, सोशल. आई यूज्ड टू मेक सब हेडिंग्स एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, इफ इट्स अबाउट प्लानिंग, देन क्वेश्चंस कुड बी दैट what is planning, what will happen if there is no planning, ऐसे types के, and उसमें मैं examples देता था. You can check out some of my answers also, essay का model answers. I've secured a very good score in essay this time, so you can check that. And I used to supplement my essay with a lot of quotes also and Sanskrit shlok also, which I remembered. So yeah, that was English में ही लिखा था मैंने, and bracket में करके meaning उसका